मैं ना घटना घटने से बहुत महीने पहले मैं न्यूज़पेपर में बकायदा छपवा देता हूँ कि भाई इस साल में ये घटनाएं इतने से इतने तारीख को होने वाली। ये मत कहना कि नहीं, आप जब घटना घटती है तो आप कहते हो ये पेपर में पहले से छपा रखा है, अब पुराना रिकॉर्ड निकालो, मेरे पोस्ट में जाके देखो। आक्रामक रूप इस बार का चुनाव बिहार में लेने वाला है। जो लोग बाहर से बिहार में जाकर के रह रहे हैं उस अवधि में कृपया करके आप सतर्क रहें। बीस दिसंबर से 28 जनवरी का जो समय है, इसमें फिर से अब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। इस 21 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच में पहाड़ की यात्रा अपनी कैंसिल कर दें। थोड़ा सा घर में बैठे या आप सी साइड चले जाएं, वहाँ पे सेफ रहेगा। उधर भूस्खलन हो सकता है। आप अपनी अपनी फ्लाइट्स की टिकट कर दे कैंसिल, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पर इस बार अग्निकांड होने का फिर से योग आता है। इस ड्यूरेशन में प्लेन क्रैश की संभावना है। वो प्लेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अलाइंड होगा, तो वो दिल्ली से हो सकता है जा रहा हो, दिल्ली से जा रहा हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहा हो। इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें। अब इसमें आप सोचेंगे कि अपना हमारा भला है, नहीं, आपका भला है इसमें, क्योंकि आपके बच्चे बच सकते हैं इसमें। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से तमन्ना टॉकीज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन, और आज एक और बड़े ही दिलचस्प गेस्ट मेरे साथ हैं और आपको उनसे मिलकर बड़ी ही खुशी होगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो सटीक साबित हुई हैं। और सटीक के साथ साथ मैं भी आपको ये भी बता दूं कि बहुत कम ऐसे ज्योतिषी होते हैं जो आपको तारीख के साथ बता दें कि भाई ये तारीख है, एहतियात बरतिएगा, कहीं जाइएगा मत। और अगर ऐसा हो जाए तो बताइए ज़िंदगी कितनी सरल हो जाए और कितनी कह सकते हैं सॉर्टेड हो जाए। लेकिन कहते हैं जो होता है वो होता ही है। और आज हम बात करेंगे, सुमित आचार्य जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को, और आपको भी मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप इस शो में आए हैं, क्योंकि एक महीना रह गया 2025 का जी। और 2025 जैसा पूरा गुजरा है ना, जी। बहुत सारे सरप्राइजेस भी दिए, कईयों के लिए अच्छा भी गया, लेकिन कईयों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेंशन देके गया। एक महीना बाकी है, उसकी बात भी करेंगे। 2026 में क्या कुछ होने वाला है? क्या 2025 जैसा साल रहेगा या फिर 2026 कुछ खुशियां लेकर आएगा? राजनीति से जुड़े सवाल भी पूछूंगी और सवाल ये भी पूछूंगी कि माला माल कौन होने वाला है। अच्छा। तो आप मुझे बताइए कहाँ से शुरुआत करें, आपकी मानते हैं आज? शुरू करते हैं हम लोग। पहले जो बचा हुआ समय है वो कैसा जाने वाला है, क्योंकि अभी लोग बहुत सस्पेंस में जी रहे हैं कि भाई 2025 में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी हैं। हाँ। या कोई ट्रेजेडी होने वाली है, कहीं बचे, तो ऐसी चीजों पर हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि भाई 2025 की जो प्रेडिक्शंस थी, चाहे वो त्रासदियां हों, चाहे वो हिमाचल में जिस तरह से बाढ़ आई उसकी बात हो, चाहे वो मंदिरों की बात हो, जो पूजा स्थल थे वहाँ पर पट बंद हो गए, कई सारे हमने मंदिर देखे, ये तमाम चीज़ों की प्रेडिक्शंस इन्होंने की थी, भविष्यवाणियाँ की थी। जो हमारे राजनीतिक संबंध हैं, जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स की बातें, वो भी इन्होंने सब सही बताई थी और तारीख के साथ बताई थी। मैं बार बार इस पर ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ। दिसंबर का महीना, आप मुझे कोई ऐसी तारीख बता सकते हैं जिसमें बड़ी घटनाएं होने के चांसेस हैं? देखिए, मेरी एक स्पेशलाइजेशन है कि मैं ना घटना घटने से बहुत महीने पहले मैं न्यूज़पेपर में बकायदा छपवा देता हूँ कि भाई
इस साल में ये घटनाएं इतने से इतने तारीख को होने वाली हैं। ये ट्रेंड बन गया, बागेश्वर धाम वाले वो पर्ची निकालते हैं, आप पेपर निकालते हैं। आप वही मान लें, लेकिन हमारा डिफरेंट है, हम तो डंके की चोट पे करते हैं। और पेपर पूरा जन समुदाय में प्रचार, क्योंकि पेपर तो सब देख रहे हैं ना, पर्चा सब नहीं देख रहे हैं। पर्चा तो निजी है, वो प्लॉट हो सकता है, लेकिन और पेपर जाने प्लॉट के नहीं लिए हो सकता। सिफारिश भी लगती होगी वहां तो पर्चा निकलवाने के लिए। अब वो जैसा होगा, कुछ चीजें ऑन कैमरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि ये सामने एक मेरे पास ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो मैं कैमरे में भी दिखा देता हूँ कि इसमें ये आज़ाद सिपाही करके न्यूज़ है। आप देखोगे ये 25 जुलाई को प्रिंट हुआ था रांची में, झारखंड में। तो ये न्यूज़पेपर में सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट हम लोग लगा दे रहे हैं कि 25 जुलाई से 23 अगस्त का ये प्रेडिक्शन है। उससे पहले का है कि 22 जुलाई को आप देखोगे भारत सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल वाली जो बात मैंने कही थी, यानी केंद्र सरकार में बदलाव। अचानक से आपने देखा होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। आप मेरे पुराने पॉडकास्ट निकाल करके देखते हो तो 6 जनवरी को मैंने ये प्रेडिक्शन करा था कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर करके प्रवेश करने वाले हैं और वो समय हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, अग्निकांड लाने वाला समय होगा और 900 से अधिक लोगों की मृत्यु अग्निकांड से होगी। और आपने देखा कि ये 2025 का जो पूरा साल है, बहुत भारी मात्रा में लोग इसमें मरे थे और प्लेन क्रैश हुआ, आग से झुलस के लोग मरे हैं, गोली जो कि आग का प्रतिनिधित्व करती है, गोली और बारूद से लोग मरे हैं। तो ये जो सारी घटनाएं हैं ये मीन राशि में प्रविष्ट होने के बाद शनि के घटित हुई हैं। मैंने उसी समय कहा था कि जो म्यांमार में भूकंप आया था बड़े भारी मात्रा में, 29 मार्च को ट्रांजिशन का समय था और शनि की दिशा होती है पश्चिम। तो पश्चिम दिशा का जो शनि है वो प्रवेश कैसे करेगा? पूरब से होते हुए प्रवेश करेगा। भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पर ये जो देश है वहां पर कितनी हलचल मची, कितना उथल पुथल मचा, आप सभी ने देखा। और जैसे ही वो भारत से होकर के जैसे ही उनका प्रवेश गया पाकिस्तान की तरफ, पश्चिम की तरफ प्रवेश गया, तो पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब हुए, अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब हो गए। अभी शुरुआत में सभी कह रहे थे कि ट्रंप तो हमारे हैं, ट्रंप के साथ हमारा रिश्ता बढ़िया है, और लोग इस बात पे मान नहीं रहे थे कि आप जो बात कह रहे हो कि हमारे अमेरिका से संबंध खराब हो जाएंगे, अभी तो भारत विश्व गुरु बना हुआ है, अमेरिका के साथ इतने बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कैसे तुरंत धाराशायी हो गया सब कुछ। अब आप देखिए कि कैसे कूटनीति खेल रहा है अमेरिका पाकिस्तान सब मिलकर के। तो ये सारे चीजें जो है वो ग्रह करवा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें। अब इसमें हम लोग आपके प्रश्न पर अगर आए तो प्रश्न पर आप देखोगे कि मैंने जो बचा हुआ समय है इसके लिए मैंने क्या कहा था कि 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में जो काल है इसके लिए मैंने इसमें प्रिंट कराया कि भारत चीन जो सीमा वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर टकराव की आशंका है, पंजाब में गोलीबारी और स्थानीय विवाद गहराने वाला है, किसी प्रकार का राइट जैसा होता हुआ स्थिति दिखाई पड़ता है। जी हाँ, बस ये 22 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर का जो समय है अभी किसी प्रकार का इस तरह का दंगा वगैरह का संभावना दिखाई पड़ता है। अभी मैं ये बात कह रहा हूँ, अभी जब ये घटना घटेगी तो लोग रील काट करके डालेंगे कि जब घटना घटती है तब आप लोग बताते हो, लेकिन आप ये भी देखना कि जितने पॉइंट और भी पहले के अंकित हैं वो सब सही हुए हैं। तो ये वाली बात जब घटित होगी तो आप ये मत कहना कि नहीं, आप जब घटना घटती है तो आप कहते हो, ये पेपर में पहले से छपा रखा है, आप पुराना रिकॉर्ड निकालो, मेरे पोस्ट में जाके देख लो, आप जैसे आपको वेरीफाई करना है आप कर सकते हो। आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा, उसमें आपने ये बातें की हुई हैं जी। अब उत्तर बिहार में दंगे और सांप्रदायिक तनाव दिखाई पड़ता है। वो जो पूर्णिया का भाग है, सिवान का भाग है, जो उत्तर बिहार का जो भाग है उधर दंगे की स्थिति दिखाई पड़ती है, सांप्रदायिक हिंसा बकायदा होती हुई दिखाई पड़ती है। पॉलिटिकल टेंशन तो होना स्वाभाविक है, चुनाव का समय है, लेकिन दंगा जैसा स्थिति दिखाई पड़ता है वहां पर। यानी कि बहुत ही जबरदस्त आक्रामक रूप इस बार का चुनाव बिहार में लेने वाला है। जो लोग बाहर से बिहार में जाकर के रह रहे हैं उस अवधि में कृपया करके आप सतर्क रहें। जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर ट्रैवल ना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, वहां पर थोड़ा संभल के ट्रैवल करें, बढ़िया रहेगा। संक्रामक बीमारी इस बार बढ़ने वाली है, ब्रोंकाइटिस आदि जो बच्चों में हो जाती है, इस तरह की बीमारी इस बार बढ़ने वाली है। बच्चों को ठंड से बचा करके रखना है। और वही 21 नवंबर से अब 19 दिसंबर पे आते हैं, जो दिसंबर का है सवाल, उसके लिए देखा जाए तो पश्चिम देश में प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे ट्रंप आदि जो मोस्ट मतलब इन्फ्लुएंसिंग पीपल हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला होने का पूर्ण आसार दिखाई पड़ता है। और पहाड़ी राज्य में भूस्खलन, पहाड़ी राज्य में वो मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये जो राज्य है ये जम्मू वापस से वहां पर भूस्खलन का योग है, उत्तराखंड में भूस्खलन का योग वापस से दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 20 दिसंबर से 28 जनवरी का जो समय है इसमें फिर से अब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है।
अच्छा। केंद्र सरकार में। जी, अचानक से पता चलेगा कि कोई नेता है जिनको ऐसे उनके पद से हटाया जा रहा है और जबरदस्त फेरबदल दिखाई पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दे पे कोई फैसला लेके आने वाली है और वो जो फैसला मतलब बहुत समय से कोई ऐसा केस चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा धार्मिक मुद्दे पे, जो फैसला आएगा दिसंबर में, उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से विवाद स्टार्ट होगा। लोग सड़कों पे उतरेंगे, बहुत भारी मात्रा में जन आक्रोश दिखाई पड़ने वाला है और जो मिडिल ईस्ट का जो सेक्शन है वहां पर सिविल वार जैसी स्थिति होती हुई दिखाई पड़ती है, यानी गृह युद्ध होता हुआ दिखाई वहां पे पड़ रहा है। यानी वॉर की स्थितियां जो है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में दिखाई पड़ती हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर अचानक से देखेंगे कि धार्मिक हिंसे होने लग जाएंगे, जगह जगह पर धार्मिक विवाद बढ़ जाएंगे और हिंसा का स्वरूप लेंगे। जो अभी पिछले 5 साल से हमने कोई धार्मिक हिंसा होता हुआ यूएस में, यूरोप में नहीं देखा, वो अचानक से देखेंगे कि बढ़ गया और अचानक से धार्मिक पक्ष एक्टिवेट होकर के हमले करने लग गए हैं। तो आप समझिए कि सेना की तरह जो धार्मिक जो प्रदर्शनकारी है उस सेना की तरह रोड पे खड़े होकर के इधर उधर उपद्रव मचाते हुए दिखाई पड़ने वाले। तो बड़ा ही उटपटांग रहने वाला है ये जो साल का अंत है। तो जो हमने सोचा कि कुछ रिवॉर्डिंग होगा क्या, तो रिवॉर्डिंग कुछ राशियों के लिए रहेगा, लेकिन ऐसे मूल रूप से अगर देखा जाए, जियो पॉलिटिकल वे में देखा जाए, हमारे नेशनल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए, तो ये साल जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड होता हुआ दिखाई अंतिम में पड़ता है। मतलब जाते जाते भी जो पूरा साल का सारांश होगा वो वही होगा जो हमने 2025 में देखा। और आप बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जी। क्योंकि ये डराने वाली चीजें हैं और लोग कहते हैं कि ज्योतिषी डराते हैं। भाई डराते नहीं है, वो एहतियातन आपको बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसलिए जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आप बिहार जा रहे हैं तो आप वहां से मत जाइए, वहां पर मत जाइए। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं देखी, क्या कुछ ऐसा भी होता है, ट्रेन एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता कभी भी ऐसा हो किसी के साथ? लोगों का ये जो प्रश्न है कि ज्योतिषी डराते हैं, मूल रूप से अगर आपको भविष्य का कुछ इंसाइट आपको अगर पता लगता है, कुछ लोग मेरे उस पे जाके इंस्टाग्राम पे आकर के खूब कमेंट करते हैं, काली जुबान है आपकी, आप कुछ शुभ शुभ बोला करो। तो देखो ऐसी बात है कि ये गणनाएं जब निकाली जाती हैं तो आशंका जो जताई जाती है कि क्या घटनाएं हो सकती हैं, उन आशंकाओं के ऊपर पुष्टि की जाती है ज्योतिषीय ज्ञान से। तो वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है भगवान से ही, क्योंकि कई लोग कुंडली को मानते हैं गणना, कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन से ऊपर कुंडली साक्षात गणेश हैं। और जिस क्षण आप कुंडली वाच रहे हो उस समय आप व्यास हो, यानी शंकर स्वरूप हो। तो उस समय जो आप वाणी निकालते हो उसमें सरस्वती का प्रभाव रहता है, माता सरस्वती विद्यमान रहती हैं। इसीलिए जब आप कोई भविष्यवाणी करते हो तो उसको मान के चलना चाहिए, ये डरने वाली बात नहीं है, ये सतर्क रहने वाली बात है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित थे। महाभारत करोड़ों वर्ष पहले सृष्टि की शुरुआत में ही लिख दी गई थी, लेकिन फिर भी ये जो महाभारत जब आया काल, तो किसी को बचाया नहीं गया, भगवान ने बचाया नहीं अलग से किसी को खड़े होकर के। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और जितने लोगों की गति होनी थी उतनी तो हुई। तो अगर आप किसी को वो बताते हो वो चीजें कि नहीं आप ये करोगे तो आप बच जाओगे, तो ये संभावना कम हो जाती है। जिसको जाना है वो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी विपरीत बुद्धि विनाश काल में नहीं गई वो बचेगा। अब आपने जैसे ये पॉडकास्ट देखा, मैंने जो चेतावनियां दी हैं, अब आप कहोगे नहीं मैं नहीं मानता, तो रामायण में जिस प्रकार से राम जी सोने के हिरण के पीछे भागे थे, एक इसके लिए बड़ा अच्छा चौपाई है कि न दृष्टि पूर्वकेन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो जो विनाश काल की विपरीत बुद्धि अगर आप लेके चलते हो तो विनाश होना तय है। बिल्कुल। और जो आपने महाभारत का रेफरेंस दिया बहुत खूबसूरत था। कृष्ण ने यही कहा था कि जो होना है वो तो तय है। जी, ज्योतिषियों के ऊपर इसको लेकर के खूब उंगलियां उठती हैं कि कहाँ जाते हो आप लोग। आप मेरी मतलब मेंटोर बोल दीजिए, मेरी फ्रेंड बोल दीजिए, डॉक्टर वाई राखी की भविष्यवाणियां, उनके साथ मैंने बहुत, वो भी सेम वही यही चीज बोलती हैं कि भाई ये हम लोग थोड़ी सी ठीक है विद्या भी है और थोड़ी सी गणना भी है, जो आप बात कर रहे हैं वही। और उनको भी खूब कमेंट्स में गलत चीजें बोली जाती हैं। इसलिए मैं ये बुक का रेफरेंस जरूर देना चाहूंगी दर्शकों को, द ब्लू ट्रिनिटी। ये किताब मेरे ख्याल में जो चीज आप बात कर रहे हैं जी, उसी से उसके पूरे साइंटिफिक एनालिसिस इसमें होती है कि कैसे ये चीजें काम करती है। एक स्टोरी फॉर्म में, एक स्टोरी के रूप में मैंने इसको एक नोवेल के जैसा, साइंस फिक्शन नोवेल के जैसा इसको लाया, क्योंकि लोग इसमें सवाल उठाते हैं ना कि साइंस के दौर में आजकल ये तंत्र मंत्र टोना टोटका कहाँ काम करता है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट भी हूँ। साइंस का बहुत मैंने अध्ययन कर रखा है, पार्टिकल फिजिक्स का अध्ययन कर रखा है मैंने, और बहुत डेप्थ तक कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स का अध्ययन किया हुआ है। तो केवल ये तंत्र मंत्र के रेफरेंसेस लेके नहीं चल रहा है। जो लोग कहते हैं ना आम भाषा में कि हमारे शास्त्रों में पहले से सारे साइंस अंकित हैं, कभी आप उठा के देखो नारद पुराण,
कभी आप उठा करके देखो ब्रह्मवैवर्त पुराण, पूरी मैथमेटिक्स है, नॉर्मल आदमी समझ नहीं पाएगा, मास्टर्स का स्टूडेंट होना चाहिए मैथमेटिक्स का, वो जाकर के पुराणों की कैलकुलेशन समझ पाएगा। बिल्कुल। जो लोग साइंस के स्टूडेंट है ना, वो कहते हैं ना कि लाइट के पार्टिकल का ऑसिलेशन जैसी छोटी छोटी जो चीजें जो आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं पड़ती, उन बातों का वर्णन हमें हवन शास्त्र में आ जाता है, अग्नि पुराण में आ जाता है। एक मैं श्लोक दे देता हूं सामने आपके। तिथिम च एव समन्वितम परमवार समन्वितम चतुर्दभिशति हरेद भागम शेषम अग्निवास उच्यते। तो इसमें एक वशति आकाशे, द्वितीय वशति पृथ्वी ही, तृतीय वशति पाताल ही। तो ये जो शेष फल निकालते हैं, अग्निवास एक मुहूर्त निकालते हैं, तो अग्नि के 3 ऑसिलेशन स्टेट बताए जाते हैं जो पार्टिकल फिजिक्स में लाइट के बताए जाते हैं। तो हमारे साइंस में और हमारे धर्म में जो बातें हैं, अग्नि के स्टेट्स जो बताए गए हैं, वो लाइट के पार्टिकल्स को वहां पर सिंबलाइज किया गया है। क्योंकि जो 2 स्टेट होते हैं लाइट के पार्टिकल को इनइफेक्टिव होते हैं, लेकिन जो एक स्टेट होता है ई म्यू एंड टाउ कहते हैं। तो जो म्यू का स्टेट है वो द्वितीय वशति पृथ्वी ही, एक वशति आकाशे ई टाइप, द्वितीय वशति पृथ्वी ही म्यू टाइप, और टाउ टाइप है तृतीय वशति पाताले। यानी कि ये 2 जो है इनइफेक्टिव हैं और एक इफेक्टिव। तो ये चीजें हमारे धर्मशास्त्र में साइंस पूर्णतः अंकित है। तो इन चीजों को मैंने अंकित किया। हालांकि बहुत लोग कहेंगे कि कंसल्ट कैसे करें मेरे से, तो मेरी वेबसाइट है sumitacharya.in, आप वहां पर जाकर के मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। आगे का अब हम जो पॉडकास्ट अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, इसमें आपको बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस मिलने वाला है कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये साल में क्या घटनाएं घटेंगी, 2026 कैसा रहने वाला है, 2025 का थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हुए 2026 में फिर हम लोग बढ़ेंगे। और आज ये डिस्कशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो शब्द जो आज व्यक्त किया जा रहा है, जो डिजिटल मीडिया पर जाता है, कल को वही प्रिंट होकर के फिर किताबों में छपता है। क्योंकि मेरे भी एक किताब अभी आने वाली है, 500 पन्नों की, वो तैयार हो गई है। वो किताब, मेरे सारे जो रील्स रहे हैं, वो रील्स को लोगों ने वर्ड्स में बना करके और वो किताब का रूप उसको दिया गया। तो अब ये चर्चा हम लोग जो अभी शुरू करेंगे, ये डेप्थ में जाएगी। तो अपने अपने फैमिली ग्रुप्स में सब शेयर करते जाइएगा, सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और ये भी जानना बेहद, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ कि डराने का किसी का कोई मकसद नहीं होता है। अगर आप परिवार में भी हैं तो परिवार के लोग भी बोलते हैं कि यार इस वार को मत जाना, ये वार थोड़ा खराब होता है। सही तो बात है, ऐसे ही दिशाशूल। ऐसे ही हमें लगता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली जो एक्सटेंडेड फैमिली, हम थोड़ा सा आपको बस एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी बात करी कि ये जाते जाते साल कुछ राशियों के लिए दे के भी जाएगा। कौन सी हैं वो लकी राशियां, मैं अपना देख लूं है कि नहीं? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये जो महीना है, खास करके अक्टूबर का जो महीना रहा अभी, इसका प्रभाव अभी पूरे साल में पड़ने वाला है। इस अक्टूबर में 1 नहीं 2 नहीं, कुल 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो गया। और ये जो 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है, ये खट्टा मीठा है। ये इस प्रकार से है कि 28 अक्टूबर के बाद से मेष राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को, मकर राशि वालों को अकस्मात धन लाभ होने वाला है, जबरदस्त तरीके से पैसा कमाएंगे। 17 अक्टूबर के बाद से आप देखेंगे कि जो खास करके सिंह राशि के जातक है, मेष राशि के जातक है, इनको अपमान से झेलना पड़ेगा। इनका मान सम्मान में हानि होने वाला है। अचानक से किसी बात के लिए कलंक लग जाएगा। तो इस प्रकार का है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए तो लक्ष्मी नारायण योग है। कन्या राशि और तुला राशि वाले जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग है। इस बार का जो दीपावली भी है, 9 पंचम योग लेकर के आया है, प्रवेश किया, राजयोग है ये। और ये राशियां भी राजयोग से पूर्ण रूप से प्रभावित होने वाली हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को भी बड़ा ज्यादा लाभ होने वाला है। धनु राशि वालों को लाभ होने वाला है। तो लाभ के लिए भी बहुत बढ़िया है, हानि के लिए भी बहुत जबरदस्त हानि भी ला रहा है। तो ये चीजें हैं। तो हालांकि देखा जाए तो इसका प्रभाव जो नवंबर दिसंबर में पड़ने वाला है, वो कुछ ऐसा है कि जो मूल रूप से खराब जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जिस राशि के ऊपर पड़ेगा, वो राशि होने वाली है पूरे महीना जिस पे पड़ेगा वृषभ राशि और कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय जो है अनुकूल नहीं रहने वाला है। लेकिन बाकी जो राशियां हैं इससे लाभान्वित होने वाली हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ है। लेकिन अब इसके ऊपर जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस राशि के ऊपर क्या क्या प्रभाव है, तो क्योंकि कोई एक चीज़ पूरी की पूरी अच्छा अगर कहें तो वो नहीं होता। कहते हैं कि हर अच्छे में थोड़ा सा बुरा छुपा होता है। जैसे एक दाल में हम जब जीरे का तड़का लगाते हैं तो दाल में जीरे का तड़का बड़ा अच्छा काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार का तड़का है। अभी बाकी ये सस्पेंस रहने देते हैं, आगे का जो अभी पॉडकास्ट है उसको आप आगे देखते जाएंगे तो आपका वो सस्पेंस जो है वो क्लियर होगा। अब बीच में वीडियो छोड़िएगा मत। बिल्कुल मजे हुए हैं आप। मतलब कुछ भी ऐसी चीज आप छोड़ नहीं रहे, चाहे वो वीडियो की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे ज्योतिषी की बात हो। इतना सारा ज्ञान इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से ले आया आप? अब देखिए, कहते हैं ना कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधम एव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्य एव देहिनः। ये चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है। उसमें क्या है कि जो आयु होता है व्यक्ति का, वो कितना पैसा कमाएगा, वो
आयु कर, और कर्म क्या क्या करेगा वो, वित्त यानी पैसा, और वित्तम च विद्या, विद्या कितनी अर्जित करने वाला है, और निधन उसका कब होगा। ये 5 चीजें गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं। तो जो भी बच्चा है, कहता है ना, बहुत सारी कहानियां आप सुनेंगे जिसमें ये वर्णन आता है कि राजा का बेटा है जिसको कोई और ले जाकर के पाला पोसा, लेकिन बाद में जाकर के वो फिर राजा बन जाता है। तो वो चीज़ आपके वो जेनेटिक में होती है, वो जेनेटिक की चीज़, यानी मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता। तो वो जो चीज़ें हमारे कुल खानदान में जो हमें विरासत में प्राप्त होती हैं, जो मछली को एक तैरने का जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो विरासत में अपने आप ही मिल जाता है। आपको कहीं जाके सीखना नहीं है, आप जंगल में भी जाके बैठोगे फिर भी वो चीज़ें आपको मिल जानी है। चलिए, अब आपने पहले दर्शकों को बता दिया कि आप जुड़े रहिएगा, सस्पेंस खुलता जाएगा। तो मैं राजनीति की बात बाद में करूंगी, पहले खेल की बात कर लूंगी। चलिए, मैं रोहित शर्मा की बात कर लेती हूँ। बड़ी उठापटक देखने को मिली। अच्छा, खेल जगत में बड़ी उठापटक देखने को मिली। अगर मैं क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ प्रिसाइजली, क्या वजह थी इसकी? और रोहित शर्मा क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए हमें दिखेंगे? देखिए, ऐसे देखा जाए तो रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मूल रूप से कारण है कि शगुन शास्त्र में इसका भविष्य फल नकारात्मक है। फिर एक मैं कहता हूँ शब्दक्त ब्रह्म, यानी कि रसे रूपे च गंधे च शब्द स्पर्शे च योगिनी, यानी कि हर शब्द अपने आवरण में उसका उत्तर लेकर के आता है। इसका शब्दक्त ब्रह्म की अनुभूति जो है इसमें वो नकारात्मक आई है। तो इसमें खेलते हुए दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए कि उठापटक क्यों हुई है, तो उठापटक का कारण मूल रूप से ये रहा कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति पीड़ित हो गए हैं 29 मार्च के बाद से, और ये उठापटक का मूल कारण रहा है। क्योंकि बृहस्पति मंगल के संयोजन से ही खेल जगत में एक अच्छा फल प्राप्त होता है। और ये बृहस्पति मंगल का जो सामान्वेश है वो इस प्रकार से आता है कि हमारे जो भारत देश की जो कुंडली है वो कुल मिलाकर के मंगल प्रभावित है। वृश्चिक लगन की कुंडली भारत की बन के आती है, मंगल प्रभावित है और बृहस्पति पीड़ित है। तो खेल जगत में उठापटक इसलिए दिखाई पड़ती है। आरसीबी फैंस के लिए खुशखबरी है, क्या विराट कोहली खेलेंगे? क्योंकि अटकलें आ रही हैं कि अभी उन्होंने अपने रिन्यूअल फॉर्म पे साइन नहीं किए। विराट कोहली जी इस बार खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं आईपीएल में, दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, अच्छी खबर है आरसीबी फैंस के लिए, क्योंकि बड़ा इंतजार रहता है आरसीबी फैंस को। आप क्रिकेट देखते हैं वैसे? मैं क्रिकेट नहीं देखता। दरअसल जब मैं छोटा था तब उस समय क्रिकेट के टाइम पर कार्टून आता था, और उस समय जो मतलब बड़े लोग थे वो कार्टून हटा करके क्रिकेट देखने लग जाते थे। तब से मुझे क्रिकेट में कभी इंटरेस्ट आया नहीं। तो इसलिए आप जो नाम लेते हो, आप ये विराट कोहली, रोहित शर्मा जी को मैं बाय फेस नहीं, विराट कोहली जी को जानता हूँ, लेकिन बाकी किसी भी क्रिकेटर को मैं पहचानता नहीं। अच्छा, विराट कोहली को जानते हैं, ये बड़ी बात है। तो विराट कोहली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका आने वाले मतलब जो साल हैं, क्योंकि वो शिफ्ट हो गए हैं लंदन में, तो क्या लग रहा है कि आगे खेलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एक ही फॉर्मेट वो खेल रहा है। देखिए, आईपीएल खेलते हुए तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आगे खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। कारण है कि उनका जो नवम भाव है कुंडली का, वो जाकर के संन्यासप्रद होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए धार्मिक दृष्टिकोण उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया, बृहस्पति की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया उनका। और बृहस्पति आवरण वाले महाराज जी के पास जब वो गए तो खास करके उसका एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया, और इसीलिए थोड़ा सा मोह माया वाले जगत से वो दूर होते हुए दिखाई पड़ता है। मतलब एक ही व्यक्ति जो एक समय में धर्म से दूरी बनाता था, वही व्यक्ति अभी धर्म को पकड़ रहा है। अच्छा, आपने प्रेमानंद जी की बात की। प्रेमानंद जी की तबीयत को लेकर सब लोग बड़े चिंतित हैं। आशीर्वाद बना रहे उनका, हम यही चाहते हैं। आशीर्वाद बना रहे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो थोड़ा नकारात्मक फल इसका दिखाई पड़ता है, जो आपने प्रश्न किया है। तो क्या इससे समझा जाए, अभी सेहत नासाज रहेगी? सेहत को लेकर के थोड़ा सा और भी ज़्यादा मतलब सेहत बिगड़ती हुई दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा भी इसमें सुधार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेमानंद जी आपको वैसे कैसे लगते हैं? प्रेमानंद जी, देखिए, एक संत व्यक्ति, हर संत व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि भारत में संतों की आवश्यकता है, और हर किसी का उद्देश्य होना चाहिए कि एक भक्त वो तैयार करें। जिस प्रकार से करोड़ों युवा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कितने युवाओं का नशा छूट गया, कितने युवाओं का बुरी आदत छूट गई उनसे। तो बिल्कुल एक प्रकार से भगवत वाणी के रूप में मैं उनको मानता हूँ कि वो भगवत वक्ता है बाकायदा, और भगवान के दूत के रूप में मैं उनको देखता हूँ। बिल्कुल, अभी मैं गई थी महीने पहले, एकांत वार्तालाप जो करते हैं उसमें मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे वाह। तो अलग ही हो रहा है उनका, अलग ही जी। और वहीं दूसरी तरफ मैं अनिरुद्ध आचार्य जी से भी मिली जी। बहुत सुंदर। तो उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो एक अलग ही लीग है अनिरुद्ध आचार्य की, उनकी फैन बेस अलग है, इनका प्रेमानंद जी का अलग है। तो कैसे देखते हैं अलग अलग तरह के संत?
देखिए संतों में हर प्रकार का मिश्रण होना ज़रूरी है, क्योंकि संतों को जिस प्रकार से इमेजिन किया जाता है कि बड़े सीरियस होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं, क्योंकि हर प्रकार के ऑडियंसेस को पकड़ के चलना है। जैसे भारत में जो परंपरा है, शाक्त परंपरा है, शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, तो जिनको शक्ति का उपासना करना है शाक्त में चले जाएंगे। नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते हैं, उनके लिए अलग अलग परंपरा है। नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बलि परंपरा वाली परंपरा चलती है, जो नहीं खाते हैं उनके लिए साक्षात वैष्णव परंपरा चलती है। तो जो जिस परंपरा के हैं, जो जिस भाषा में समझेंगे, उसके लिए संत होने चाहिए। अब कुछ ऐसे भी संत हैं, जैसे कालीचरण जी महाराज हैं, उदंड हैं, तो उदंडों को उसकी भाषा में समझा देंगे, है ना, दंडाधिकारी की भाषा में समझा देंगे। अभी हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी जो बिहार के डीजीपी रहे थे, वो जब संतत्व पे आए हैं, तो हर क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग हैं, तो उनको उन्होंने उस भाषा में समझाया। तो जो लोग शांत प्रवृत्ति के, उनको प्रेमानंद जी महाराज समझा रहे हैं। लेकिन तो अंत में मतलब वो संत है। अंत में हाँ, सभी संत हैं। संत का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति भगवत आराधना करता हो और भगवत वचनों का वो प्रचार करता हो, वो संत है। संत और सन्यासी में बहुत बड़ा अंतर है। सन्यासी अर्थात सब मोहमाया से विरक्त हो जाना। संत रह करके व्यक्ति मोहमाया में रह सकता है, लेकिन सन्यासी विरक्त होते हैं। सन्यासप्रद जो धर्म आश्रम शुरू होता है, वो 50 वर्ष के बाद शुरू होता है, जब खास करके आपने अपने 25 वर्षीय संतान का विवाह कर दिया और 20 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम आपने जी लिया विवाह करने के बाद का समय, उसके बाद आप संन्यास को प्राप्त करते हैं। लेकिन विवादास्पद बयान जो देते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी, मैं थोड़ा सा इस पे जाना चाहूंगी। अभी मैंने उनसे मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे से सवाल कर लिया था। उन्होंने कहा कि जिनके मांग में सिंदूर नहीं होती वो औरत पतिव्रता नहीं होती जी। मतलब मेरी जैसी तमाम औरतों के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने सिंदूर नहीं लगाया था। तो मैंने उनसे बोला कि ये कोई मापदंड नहीं हुआ पतिव्रता को मापने का। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे सनातन में अगर पुरुष तिलक लगाता है तो महिला को सिंदूर लगाना चाहिए। आप सहमत हैं इस चीज से? देखिए, कुल रूप से अगर देखा जाए तो हमारा जो धर्म है वो किसी एक किताब पर केंद्रित नहीं है। बाकी सभी जो धर्म है उसका एक किताब चलता है, वो बस एक कहते हैं एजेंडा है उनका, उस एजेंडा पर चलना है। हमारा धर्म एजेंडा पे नहीं चलता। हमारा धर्म स्वतंत्र है, स्वच्छंद चलता है। वो कुछ इस प्रकार से है कि हर एक संप्रदाय की अपने गुरु का एक वक्तव्य चलता है। आप जिस संप्रदाय से आती हैं, जिस संप्रदाय में आप जिस गुरु को मानती हैं, उनके वचनों को आप लेकर के चलें। क्योंकि आप हो सकता है कि गौड़िया संप्रदाय से अगर आप जुड़ी हों, और हो सकता है जो आप उत्तर भारतीय वैष्णव संप्रदाय से हों, तो दोनों के मतों में भी भेद आने लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में गौड़िया संप्रदाय में महिलाओं को चंदन का कंठी माला पहना दिया जाता है, लेकिन जो हमारा धर्मशास्त्र जो पुराणों का मत है, उसमें जो तुलसी की जो माला होती है, तुलसी की माला अगर महिलाएं पहनती हैं तो वो अपशगुन माना जाता है। विधवाओं को तुलसी धारण करने का विधान हमारे धर्मशास्त्र में है। इसी प्रकार से चंदन माथे पे लगाने का जो विधान आप देखोगे, तो माँ भगवती की जब भी पूजा होती है तो उनके कंठ में, उनके पैर पे चंदन लगता है, लेकिन मस्तक पे चंदन नहीं लगाते हैं। गौड़िया संप्रदाय में लोग लगवाते हैं, तो वो भी विधवा को यहाँ पे लगाने का विधान है, ये सुहागन महिलाओं को नहीं है। लेकिन मेरा सवाल तो उनसे ये था, मैं समझ गया सिंदूर का जहां तक विवेचन है। अब जैसे कई प्रोफेशंस हैं, एयर होस्टेस का, मीडिया में आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप सिंदूर अलाउड नहीं होता आपको, जी आपको चूड़ियां अलाउड नहीं होती जी। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो औरत पतिव्रता नहीं है? देखिए, पतिव्रता वाली जो बात है, जैसा मैंने कहा कि अब आप जिस गुरु के मत को लेकर के चलती हैं, अगर आपके गुरु उस मत को मानते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के गुरु अलग हो सकते हैं। अब अनिरुद्धाचार्य जो संप्रदाय से आते हैं, जो संप्रदाय वो चलाते हैं, उनको मानने वाले लोग उस प्रकार का आचरण रखेंगे। लेकिन जो लोग हो सकता है किसी और गुरु को लेकर के चलते हों, कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो लिबरल हैं, बहुत ज़्यादा लिबरल है, उनको लेकर चलते हो, तो उनके लिए, क्योंकि सनातन धर्म में हर किसी के लिए जगह है। और ये जो बात है, सिंदूर अगर थोड़ा सा भी मस्तक पे लगा है तो वो पर्याप्त है। अगर, क्योंकि सिंदूर का स्पर्श जो है मस्तक के अग्रभाग में होना चाहिए सुहागन महिलाओं को। लेकिन अब ये आवश्यक नहीं है कि अब आप उसी संप्रदाय के हिसाब से पूरा मस्तक में चंदन लगाएं। अब जैसे कई लोग कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान कृष्ण को, वो छोटा सा ऊर्ध्वपुंड्र भी लगा सकते हैं। अब आवश्यक तो नहीं है कि आप इस्कॉन के जैसा नाक से लेके पूरा ऊपर तक तिलक लगाएं। वैष्णव तिलक के कई प्रकार हैं, त्रिपुंड के कई प्रकार है। जो मैंने त्रिपुंड लगाया है वो एक भाव से लेकर के दूसरे भाव तक जाता है। दक्षिण भारत, श्रीलंका में लोग छोटा सा त्रिपुंड लगा लेते हैं। तो हर संप्रदाय का अपना अपना तिलक का वो आकार है। अच्छा, कहते हैं ये जो तिलक लगाते हैं ये मंत्रों के उच्चारण से लगाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे हम लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वो तो हम 5-10 रुपए दे के किसी से भी लगवा लेते हैं। देखिए, वो गलत है। मस्तक किसी को छूने का अधिकार नहीं देना चाहिए। आपके मस्तक में ही यहाँ पर आज्ञा चक्र है और यहीं पर आत्मा विराजित होती है।
है। मस्तक किसी से छूने का अधिकार सबको नहीं देना चाहिए। आपकी बहुत सारी शक्तियाँ उससे चली जाती हैं, मन में नकारात्मकता आने लग जाती है, अच्छा। क्योंकि हर व्यक्ति आशीर्वाद देने के काबिल नहीं होता। अगर आपके पास किसी प्रकार का तपोबल है पहले से, आप किसी के मस्तक पे तिलक लगा रही हैं, फिर आप आशीर्वाद से अपने तपोबल को उसको दे रही हैं। जो उसके जीवन में संकट होगा, आपके जीवन में संकट काटने वाला जो आपकी मान लीजिए साधना या ऐसा कोई तपोबल आपने अर्जित कर रखा है, आपने अगले के माथे पे से तिलक लगा दिया, तो आपके ही अंश से वो पुण्य प्रताप उसको जाके मिल जाएगा। इसीलिए हर किसी को तिलक खुद से नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए पेरेंट्स जो है, माता पिता अपने बच्चों को तिलक करते हैं, गुरु अपने शिष्य को तिलक करते हैं, लेकिन जो हर किसी से तिलक करवाते हैं उनकी बुद्धि भी क्षय होती है और अगले का भी जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होने लग जाता है। तो मस्तक छूने का अधिकार जो है सबको नहीं है। स्पर्श भी बड़ा नियम है स्पर्श का। पैर छूने का अधिकार किसको है, कौन अच्छा। छुए ना छुए, मस्तक कौन छुए ना छुए, इसके लिए बड़ा नियम है। तो इस प्रकार के नियमों को जानना चाहिए। एक छोटी सी पुस्तक आती है, उसका नाम है नित्य कर्म पूजा पद्धति, गीता प्रेस का आता है। उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको सनातन धर्म में क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है उसका आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ये 5-10 वाला जो तिलक है ये काम का नहीं है, जबकि भ्रष्ट करने वाला है। अच्छा, ये नहीं लगाना नहीं चाहिए। लगवाना चाहिए। तो ये तो चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि मथुरा वृंदावन या कहीं भी आप बनारस भी जाते हैं, तो मैं भी जी। इनफैक्ट वो रील बनाने के चक्कर में या फोटो खींचने के चक्कर जी, में जी। हम वो बनाते हैं, तो जी। अगर ऐसा है तो नहीं करना चाहिए। डिजाइन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो श्रृंगार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के लिए करना है अगर, तो वो उस प्रकार से उचित नहीं है। हर प्रकार का तिलक लगाने का अपना नियम होता है। जैसे मैं त्रिपुंड कैसे लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। जैसे ये बिल्कुल। मैंने लगाया है, कई लोग क्या करते हैं कि त्रिपुंड देखे कि माथे पे 3 लकीर है, किसी भी तरीके से 3 लकीर से भस्म लिया, चंदन लिया, हाथ में रगड़ा और माथे पे से मार लिया कि 3 लकीर तो बनानी है। लेकिन इसका जो नियम है शिव पुराण के अनुसार वो ये है कि आप अपने हाथ में थोड़ा सा भस्म लेंगे, जो शंकर जी का भस्म होता है, उस भस्म में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अपनी इस अनामिका उंगली से इस प्रकार से दाहिने घुमाते हुए उसे मिलाएंगे आपस में, गंगा जल और भस्म को, और महामृत्युंजय मंत्र को मन में बोलेंगे। और बोल करके फिर आप अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों फिंगर को पूरा तीनों पोर यहाँ से लेके यहाँ तक भस्म में पूरा डुबोएंगे, ऐसे करके लगाएंगे भस्म, और मस्तक पर महामृत्युंजय बोलते हुए ऊपर की 2 लकीरें बनाएंगे। और जो नीचे वाली लकीर है उसको बाद में तर्जनी उंगली को इस प्रकार डुबोएंगे और नीचे वाली लकीर को बनाएंगे, और फिर माँ शक्ति का, भगवती का तिलक यहाँ पे आप लगाएंगे। तो ये त्रिपुंड लगाने की विधि है। इसी प्रकार ऊर्ध्वपुंड्र की विधि होती है। स्थान होते हैं तिलक के, जैसे मस्तक पर त्रिपुंड लगाया, फिर 50 कंठ पे लगाया, फिर छाती पे लगा, फिर आपके नाभि पे लगा, फिर पीछे आपके कमर के पास लगा, हाथ पे बाहू में लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। तो इस प्रकार से त्रिपुंड तिलक, हर तिलक लगाने का यही स्थान है। भगवती का भी शक्ति तिलक इन स्थानों पे लगाना चाहिए। कर्ण पे भी लगाते हैं भगवती शक्ति तिलक। तो इस प्रकार से अभिमंत्रित करके तिलक लगाते हैं, तो वो क्योंकि जो दिखता है वो मस्तक पे दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो कपड़े के अंदर। बिल्कुल। चलिए थोड़ी राजनीति की बात कर जी। लेते हैं। बिहार से आप ताल्लुक रखते हैं, जी। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, बिहार का जो मुख्यमंत्री है इस बार नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनने का जो पलड़ा है वो थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्च से ही उनकी कुंडली खराब हुई है, प्रभावित हुई है, और इस बार थोड़ा जो योग है नीतीश कुमार जी का वापस सत्ता में आने का उस प्रकार से नहीं बन रहा। लेकिन वहीं पर एक बड़े नए चेहरे जिनका बहुत ज्यादा चर्चा अभी बिहार में नहीं पड़ रहा, लेकिन सम्राट चौधरी जी इस बार के चीफ मिनिस्टर बनने का पूर्ण योग दिखाई पड़ता है। सम्राट चौधरी, तो हम लोग यहाँ पे बिहार में बहुत सारे चर्चित नाम चल रहे हैं, ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जो मूल यहाँ पे बनने का जो पूर्ण योग बना है वो अचानक से बाजी मारते हुए सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहा है। और बहुत क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव होंगे, पहले से ही अंदाजा जो लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी वैसा ही होगा, या फिर काफी तगड़ी टक्कर होने वाली है? देखिए, टक्कर इस बार होगी, टक्कर बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इस बार की जो टक्कर है वो हो सकता है कि बिहार में सांप्रदायिक हिंसा आदि का जो योग है वो उस टक्कर से आने वाला हो, क्योंकि संकेत तो इस प्रकार का प्राप्त होता है। बाकी के जो वहाँ पे राजनेता हैं, जैसे कि टक्कर वाले जो हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, चिराग पासवान हैं, तो तेजस्वी यादव जी आने वाले 14 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, इस प्रकार का योग आता है। चिराग पासवान अभी नहीं, लेकिन 30 वर्ष चिराग पासवान जी को लगेगा मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बनने के लिए। उनका थोड़ा सा जो कुंडली है वो काल सर्पदोष से प्रभावित है, और काल सर्पदोष बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है, बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। मैं यही जरूर कहूंगा कि गोरक्षा अधिनियम के ऊपर चिराग पासवान जी को काम करना चाहिए, वो जाकर के उनके लिए बड़ा सटीक रहेगा। किसी प्रकार का व्यापारिक निवेश उनको करना चाहिए बिहार से दूर, तो उस प्रकार के निवेशों से उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है।
चिराग पासवान जी बहुत ही प्रभावी नेता हैं, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद पर बैठने की बात है, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, लेकिन 30 वर्ष का समय लगेगा। तब तक जिस कार्य में है, केंद्र की तरफ आप पॉलिटिक्स में करना है, तो केंद्र की तरफ आप थोड़ा मूव करिए, केंद्र की तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए एक छोटा-सा उपाय, चिराग पासवान जी तक अगर ये वीडियो या उनके पार्टी वाले सदस्यों तक ये वीडियो अगर पहुँचता है, तो आपके लिए एक छोटा-सा उपाय है कि आप तिलक बड़ा सुंदर लगाते हैं, मोहिनी तिलक ये कहलाता है। अच्छा। तो मोहिनी तिलक लगाइए आप। मोहिनी तिलक बनाने का मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। उससे क्या होगा कि जब आप समाज में खड़े होकर के भाषण दे रहे होंगे, तो वहाँ पर जनता और भी ज़्यादा आपके प्रति मोहित हो जाएगी। मतलब आपसे द्वेष रखने वाले लोग कम होते जाएंगे, लोग आपकी बात पे एग्री करेंगे। करना क्या है कि आपको गेंदे का फूल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के गुरुवार के दिन आपको उनके चरण में चढ़ाना है। अगले दिन शुक्रवार को वो फूल को उठा करके अपने घर पे ले आना है, और उस फूल को आप पीस लेंगे, थोड़ी सी हल्दी मिला करके, हल्दी का चूर्ण मिला करके फूल को पीस करके एक छोटी सी डिबिया में रख लेंगे। और जब उसको पीस रहे होंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए उसको 21 बार अपने अनामिका उंगली से ऐसे घुमा करके अभिमंत्रित कर लेंगे पीसने के बाद। और फिर उस तिलक को आप लगा करके निकला करेंगे कब? तो गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का काल पड़ेगा, तो गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं, उस नक्षत्र में मोहिनी तिलक वाला आपको प्रयोग करना है। उसके बाद से ये आपके लिए वो तिलक जो है सर्वभौम हो गया। तो आप करिएगा ऐसा कि ज़्यादा मात्रा में गेंदा फूल चढ़ाइएगा, तो वो ज़्यादा तिलक बनेगा, तो वो ज़्यादा लंबा चलेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र में आप ऐसा कर पाएँ, ये बड़ा ही कम रहता है संभावना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो समझिए कि आप ये राइट व्यक्ति हैं, राइट समय पे आपको ये चीज़ पहुंच गई है। समझिए ईश्वरीय संकेत है कि आपको ऐसा करना है, चिराग जी। बिल्कुल। और 2026 से पहले यानी कि इन 1-2 महीनों में कोई बड़ा पॉलिटिकल शॉक भी लगने वाला है हमें? 26 से पहले एक तो है, देखिए अभी 20 दिसंबर से 28 जनवरी में केंद्र सरकार में मिडिल में ही, मतलब केंद्र मुख्य जो हमारा केंद्र बिल्कुल सरकार सेंटर है में। उसमें फेरबदल हो जाएगा। अचानक कोई नेता, बड़े पद के नेता को अचानक से जो है अपने पद से उनको निस्तारित कर दिया जाएगा, उस पद पे किसी और को बैठा दिया जाएगा। इस प्रकार का योग आता है। सुप्रीम कोर्ट से फैसले आएंगे जिसपे विवाद बढ़ेगा, बड़ा बड़ा फैसला रहेगा धार्मिक मुद्दा पर जिसपे विवाद मतलब लोग सड़क पे उतर के विवाद करेंगे केंद्र सरकार में। तो ये सब चीजें केंद्र में होने वाली हैं। है अस्थिर तो है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मतलब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलेंगे। क्या है कि उनकी कुंडली जो है वो भारत की कुंडली से बिल्कुल मैच करती है। सेम लग्न दोनों का, वृश्चिक लग्न भारत का, वृश्चिक लग्न मोदी जी का। और ये जो कुंडलियां हैं दोनों मैच हो रही हैं, और मैच होते हुए भी ये एनर्जी का जो स्तर है उनका अभी जैसे बुढ़ापा के साथ जो कम होना चाहिए वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए मोदी जी का एक बार शेड्यूल उठा करके देखिएगा कि आज शाम को मोदी जी बेंगलोर में भाषण दे रहे हैं, और आज ही शाम को फिर रात को पहुंचेंगे कोलकाता, सुबह में कलकत्ता में उनका प्रोग्राम है, और फिर जो अगला शाम होगा उस समय वो दुबई में मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार के हेक्टिक शेड्यूल, और बार बार कपड़ा चेंज करना, बार बार तैयार होना, ऑल टाइम स्माइल मेंटेन करना चेहरे पे, वो एनर्जी मेंटेन करना, दुख हो सुख हो हर परिस्थिति में। तो ये व्यक्ति जो है एक प्रकार से इंस्पिरेशन भी है, और अगले आने वाले 2 सत्र तक लगातार प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देंगे, भारत को एक मजबूत छवि दे देंगे। बीजेपी भी हिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि मोदी जी के बाद योगी जी का प्रधानमंत्री के रूप में बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं, कोई और नेता नहीं, योगी जी ही वहां पे आके तो बैठते हैं। 2026 की अगर राजनीति बदलेगी तो ऐसे ही बदलेगी, सिर्फ प्रधानमंत्री ही बदलेंगे? 2026 में प्रधानमंत्री नहीं बदल रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2026 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मास लेवल पे पलायन होने वाला है लोगों का, मतलब स्थानांतरित होंगे बहुत भारी मात्रा में लोग। कैसे हुआ था कश्मीर में कि भारी मात्रा में कश्मीरी ब्राह्मण जो है वहाँ से निकल करके दूसरे प्रांत में आ गए, तो कुछ मास स्थानांतरण 2026 में कोई 28 फरवरी से 21 मार्च के बीच में दिखाई पड़ता है। कोई प्रदेश, किस प्रदेश से? स्पेसिफिक प्रदेश अंकित कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा पैमाने पे होगा तो ऑब्वियसली है, ये छोटा मोटा स्थानांतरण नहीं है, बड़े पैमाने पे है। चांसेस है इधर अपना सदर्न पार्ट का चांस है। अच्छा। हाँ, सदर्न पार्ट मतलब आप समझो कि मिडिल इंडिया को ऐसे काट के सदर्न वाला जो भाग है। वजह क्या रह सकती है? सांप्रदायिक, धार्मिक। अच्छा, आपको लगता है, क्योंकि आपकी उम्र भी छोटी है, आपको लगता है कि अपेक्षाकृत पहले के अपेक्षाकृत ये वाली पीढ़ी ज्यादा धार्मिक हो रही है? जेंजी वगैरह छोड़ दीजिए, हाँ। लेकिन मतलब लग रहा है आपको? देखिए मूल रूप से कहते हैं ना कि जगत एक आईना है। हाँ। हम लोग आईना देखते हैं, जब किसी को देखते हैं तो आईना है, तो हम जिस प्रकार के प्रवृत्ति के होते हैं वही चीज़ हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि सब चीज़ वैसी ही है जैसी थी, कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन हमने आईना देख लिया। उदाहरण के रूप में आप सोशल मीडिया चलाते हो, उसमें एक एल्गोरिथम काम करता है, उसको कहते हैं पेज रैंक एल्गोरिथम। तो वो क्या है कि आप कोई कंटेंट को देखते हो, फिर वो कंटेंट बार बार आपको रिकमेंड करता है।
ज़्यादा देर आपने देख लिया, प्रोफाइल खोल के एक बार देख लिया, तो वही कंटेंट से आपका पूरा जो है सेक्शन है पोस्ट का वो पूरा वॉल भर जाएगा। तो इस तरह से एनर्जीज भी काम करती हैं। तो हमने जो देखा वही हमारे आसपास दिखता है। सही बात बोल रहा हूँ। जी। बिल्कुल। अच्छा, 2026 में भी तो आपने बताया कि कुछ स्थानांतरण होगा, कुछ क्राइसिस भी आएंगे। 2026 में ये क्राइसिस से ही रिलेटेड स्थानांतरण है। एक मैं बता दूं कि जो भी लोग 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में आप अपनी अपनी फ्लाइट्स के टिकट कर दे कैंसिल, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पर इस बार अग्निकांड होने का फिर से योग आता है। इस ड्यूरेशन में प्लेन क्रैश की संभावना है। वो प्लेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अलाइंड होगा, लेकिन संभावना ये है कि वो दिल्ली से हो सकता है बिहार जा रहा हो, दिल्ली से कोलकाता जा रहा हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहा हो, या फिर जो म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया ये सब का आपने टिकट कराया हो, तो उस ड्यूरेशन में आप ना कराएं, प्लेन से ना जाएं, ट्रेन से चले जाएं, बस से चले जाएं। लेकिन आपको उस समय अवॉइड करना चाहिए ऐसे ट्रैवल, क्योंकि बड़े पैमाने पर उस समय एक्सीडेंट होने का, विमान दुर्घटना होने का उस समय योग पड़ता है। 2026 का जो शुरुआत है भारी पैमाने पर, कहते हैं ना कि एक जन समूह का देहात्याग, जन समूह का मरण, इस प्रकार का योग आता है। मैंने पहले भी एक बार सूचित किया था कि अग्निकांड इस बार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2025 में, जो अभी अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है, इस बार फिर से होने का योग है। कैंसिल कर दे टिकट। बहुत सारे लोगों ने, मेरा ये रील बहुत वायरल भी गया, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने टिकट कैंसिल किए। मैं चाह रहा हूँ कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो है इस बात को थोड़ा सा सीरियसली ले, अपने प्लेन्स को अच्छे से चेक करके चलाए, और थोड़ा सा हो सके तो इस रूट के जो प्लेन्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट अलाइन होकर के, ऐसे कभी होता है ना कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे हमें अपने घर से निकल करके कहीं मार्केट ही जाना है तो 4-5 बार डायरेक्शन बदलता है, कुछ थोड़े से रूट में फेर बदल कर लें कि प्लेन जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ अलाइन होकर ना उड़ता जाए। अगर वैसा उड़ता हुआ प्लेन है तो उसमें इंसिडेंट होने की संभावना है। मतलब मेजर थोड़ा बहुत टर्न होता है, लेकिन मेजर जो एक आप चार्ट बनाते हो कि फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर का रन है जिसमें आप 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, तो डोंट डू इट, यू डू इट फॉर 5 किलोमीटर्स, यू डू इट फॉर 3 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट एंड देन यू टर्न अप। तो इस तरीके से आप अगर चलते हो तो वो आपके लिए बढ़िया योग लेकर के आएगा। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, 2026 में ऐसी 3 भविष्यवाणियाँ जो पहले 6 महीने में तय हैं। पहला तो एक यान दुर्घटना जो कि 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में। दूसरा मास पलायन जो 28 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में। देश भर में व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जन आंदोलन दिखाई पड़ेगा। इसमें राजनीतिक अस्थिरता केंद्र में दिखाई पड़ेगी। और बिहार, और साथ में देखा जाए तो शुरुआत में ही 20 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी के, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा धार्मिक मुद्दे पे फैसला आकर के फिर भारी पैमाने पे विवाद, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहाँ पर गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वार इनिशिएट हो जाने वाला है, जो बड़ा न्यूज़ पे उस समय ट्रेंडिंग रहेगा। तब आप लोग मेरे रील काट करके वहाँ पर डालिएगा कि इन्होंने कहा था। कोई ऐसा तो नहीं होने वाला आतंकवादी हमला जैसा हमने देखा अभी आतंकवादी हमला उस प्रकार का दिखाई नहीं पड़ता। वो हमारे देश में तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वही जो जब सिविल वार होता है तो खूब आतंकी हमले होते हैं। तो आतंकी हमले उधर बाहर के योग हैं। हमारे देश के योग आतंकी हमलों के अभी दिखाई नहीं पड़ते। और 2026 किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला? देखिए, 26 का जो साल है ये शुरू होने वाला है कन्या लग्न को लेकर के आ रहा है और वृषभ राशि को लेकर के आ रहा है। तो कन्या लग्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया ये साल रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए जो बुध सम्मत हैं। साथ में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए ठीक है ये साल। उसके बाद आपका जो लोग मीडिया लाइन में जुड़े हुए हैं उनके लिए ठीक रहने वाला है। मैनेजमेंट में जो है वो उनके लिए ठीक रहने वाला है। जो महिलाएं अपर ग्रेड के मैनेजमेंट में हैं उनको लाभ मिलने वाला है। लेकिन जो लोग अभी नीचे ग्रेड पे काम करते हैं, मतलब समझिए कलरकिल टाइप के जो काम करते हैं, उनके लिए ये साल ठीक नहीं रहने वाला है। और थोड़ा सा इस साल में अगर देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों को, मीन राशि वाले जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। मेष राशि वाले जातक थोड़े से अज्ञात शत्रुओं से घिरे रह सकते हैं, लेकिन वो बड़े वायरल चलेंगे, बड़े फेमस चलेंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जो जातक हैं वो भी इस साल थोड़ा सा उनके लिए रोमांटिक ये साल रहने वाला है। उनको बहुत सारी जो जर्नीज हैं, जो उनकी प्रेमिका के साथ में जर्नीज हो, उनकी वाइफ के साथ में जर्नीज हो, अनप्लान्ड जर्नीज उनकी इस बार शुरू होने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो 26 में ही ये जो मकर राशि के जातक हैं, तो मकर राशि वाले जातक जो हैं वो धार्मिक जर्नीज करेंगे खूब ज़्यादा, और अपने परिवार को, माता पिता को लेकर के जाएंगे धार्मिक ट्रेवल्स पे। तो इस प्रकार का योग ऐसा दिखाई पड़ता है 26 का, जो कुल रूप से देखा जाए कि राशियों के लिए कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा। पैसा बनने के योग किसके पास आ रहे हैं? देखिए, दबा के अगर पैसा कमाने का योग है तो वो मिथुन राशि वाले जातक जो है
और कन्या राशि और तुला राशि, क्योंकि लग्जरी बहुत ज्यादा अबंडेंस वो खींचने वाले हैं हाँ। अपने जीवन में। और कहते हैं ना मतलब कि खास करके वैसे भी लोग जिनके पास ब्लैक मनी अट्रैक्ट होके आती हो, तो खास करके तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये जातक जो है ब्लैक मनी अट्रैक्ट करने वाले अपने जीवन में। अच्छा। तो इस प्रकार का योग जो है दिखाई पड़ता है, मतलब कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिसमें इस प्रकार का पैसा आप आकर्षित अपने तरफ करने वाले हैं। लेकिन मैं ना कुछ रेमेडीज बताऊं हाँ, कि मैं ये बोलने वाली कि थी। रेमेडीज क्या करें, कि अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हैं 2026 का फ़ायदा उठाते हुए उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2026 के लिए एक्सक्लूसिव रेमेडीज हैं कि आप मंगलवार की रात को थोड़ा सा हरा मूंग का दाल पानी में भिगो के छोड़ दें, और अगले दिन बुधवार को वो मूंग की दाल को लेकर के आप ऐसे चिड़ियों में दाना डाल दें। और मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों के लिए आप मूंग की दाल के साथ में थोड़ा सा लाल मसूर वाली जो दाल होती है वो भी पानी में भिगोएं मंगलवार को, और बुधवार को ये आप जाकर के चिड़ियों में दाना डाल दें। जो पलोथन का आटा होता है, वो पलोथन के आटे में आप चीनी का पाउडर मिला करके और आप चींटियों को खाने के लिए छोड़ दें, तो उससे आपको बड़ा ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये पूरे 2026 का एक्सक्लूसिव, मतलब सभी राशि इसको कर सकते हैं। साथ में इस बार गणेश जी का एक गणेश अथर्व शीर्ष होता है, इसका पाठ आपको करना चाहिए। गणेश भगवान का खूब पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये जो साल है वो गणेश जी से प्रभावित रहने वाली है। खूब प्लांटेशन करिए और पौधों का आप ध्यान दीजिए। ये क्या करेगा, आपके जीवन में अबंडेंस खींच करके लाएगा। यानी कि पौधों का रक्षा करना है, पौधों का सेवा करना है, थोड़ा सा अपने छत पर घर में इधर उधर बागवानी खूब करिए, तो इससे आपको बड़ा ज़्यादा फायदा होगा। आप एक और काम करेंगे कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो घर के मालिक होते हैं, वो घर के मुख्य दरवाजे को गंगा जल से थोड़ा पोंछेंगे खुद से, ये प्रतिदिन करेंगे। और दोनों साइड दरवाजे के थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी से टीका लगा देंगे, हल्दी और गंगा जल के पेस्ट से। और जो दरवाजा का मध्य भाग होता है वहां पर वो लिखेंगे हल्दी गंगा जल से इंद्र मंदिर, ये शब्द लिखेंगे तो घर की सारी नकारात्मकता चली जाएगी। 2026 में ये वाला उपाय भी बड़ा ही कारगर है जो आपके लिए काम करेगा। जो 2026 जिस प्रकार की राशि और लग्न लेकर के आ रहा है, उसके अनुसार आप चांदी ना पहने 2026 में। चांदी खास करके कन्या राशि वाले जातक जो हैं, खास करके मेष राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातक और मिथुन राशि वाले जातक चांदी ना पहने, फेक ज्वेलरी ना पहने। आप अगर पहनना है तो ओरिजिनल पहने, फेक वाला जो पहनते हैं मतलब शो ऑफ के लिए ऐसे पहन के घूम रहे हैं या जैसे आर्टिफिशियल, हाँ, वो ज्वेलरी ना पहने, वो आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, आपके ग्रह गोचर को वो इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा परहेज करना है। वृषभ राशि वाले जो जातक है, पानी वाले जगहों पर जाकर के यात्रा करने के लिए जाएं, यानी वाटर रिलेटेड प्लेसेस पे। तो होता है ना, टूरिज्म पे निकलना है तो पहाड़ पे जाएं कि समुद्र में जाए, तो समुद्र की तरफ आप जाइए, वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वैसे आपकी राशि क्या है? मैं वही आपको बोलने लगी थी, मुझे लगता है वृषभ है, और आपके मुंह से मैंने वृषभ बहुत बार सुना। हाँ, वृषभ राशि थोड़ा सा इस बार बढ़िया है। नंबर मेरा 6 है, अगर मैं नंबर के हिसाब से जी देखूं जी जी मतलब जन्मदिन मेरा 6 जनवरी को आता है जी। तो देखिए, ये जो 6 जनवरी वाला जो कंसेप्ट है, आपने ये 6 जनवरी शुरू में ही बोला कि 6 आपने 6 पहला जनवरी को मेरा प्रेडिक्शन। हाँ प्रिडिक्शन था 2025 वाला। हाँ। तो ये जो 6 जनवरी आपके बर्थडे में प्रिडिक्शन जो मैंने किया था तो ये जो है ना कि इसका एक प्रतिफल है। मतलब इस पे जो जनवरी वाला जो है, मैं तिथियों में ज़्यादा मानता हूँ, और ये जनवरी फरवरी वाला जो महीना है इसमें कम, क्योंकि जब ये कैलेंडर बना था तो आप देखोगे जो राजा अपने आप को पावरफुल मानते थे या दिखाना चाहते थे, वो अपने महीने को ज़्यादा बड़ा करा दिया उन्होंने। जैसे जुलाई जूलियस सीजर, अच्छा। अगस्त सीजर। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमारा महीना 31 का होगा तो हमारा भी 31 का होगा, हम भी पावरफुल हैं, तो नहीं तुम्हारा 30 का होगा। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये पुराने रोमन पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये साल का, ये इस तरीके का जो नंबर्स हैं साल में जो लगते हैं आकर के, इसका कोई इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं नक्षत्रों पे जितनी प्रिडिक्शन मेरी गई वो मैं भी नक्षत्रों वैसे पे तो गई। उस पे विश्वास रखती हूँ, जी। लेकिन वो कभी कभी घर वाले बोलते हैं पता नहीं 3:45 था कि 3:40 था। अब देखो मैं बताता हूँ इस पे आपको गड़बड़ हो जाता है। कि जब टाइमिंग की बात आती है ना, तो लग्न कुंडली लगभग सारे दिन का सेम रहेगा। अच्छा। और चंद्र कुंडली भी जो है, नक्षत्र जब बदलेंगे तब जाके चंद्र कुंडली बदलेगा, नक्षत्र पद बदलेंगे तब नवमांश बदलेगा। तो क्या है कि नक्षत्र 4 पद में जाते हैं और लगभग 4 घंटे 5 घंटे का वो एक एक पद रहेगा नक्षत्र का। तो अगर आपके टाइम में अगर वेरिएशन 10 मिनट 15 मिनट का है तो आप देख सकते हो कुंडली, वो उसमें एक्यूरेसी काफ़ी हद तक आ जाएगी। जैसे आप शादी के लिए देखना है या नॉर्मल निजी जीवन के लिए देखना है, उतना काफ़ी है। क्योंकि अभी नहीं लगता कि अभी के जो मॉडर्न ज्योतिषाचार्य हैं उससे ज़्यादा डेप्थ में वो घुस पाते हैं।
ज़्यादातर लोग आजकल ये जो ऐप देख करके ज्योतिष बताते हैं, तो उनका कैसा रहता है कि ऐप में अगर आप अपना लोकेशन चेंज कर दो, आप कश्मीर में जन्म लो, आप कन्याकुमारी डाल दो लोकेशन, सेम कुंडली खुलेगी। अच्छा, सेम सेम आती है। तो उसमें कोई जो लोकेशन से अगर बदल नहीं रही कुंडली, राम जी का जन्म अयोध्या में, रावण का जन्म लंका में अगर हुआ है, तो लंका में हुआ था ना जन्म, या फिर इधर हुआ था नोएडा। 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 तो जन्म स्थान नोएडा बताते हैं रावण का। तो जो जन्म जन्म हुआ था, ये समय एक था लेकिन स्थान अलग अलग थे। तो देखिए कितनी प्रवृत्ति में अंतर है। अब जब ऐप में करते हैं उसमें स्थान बदल जाता है, जब स्थान बदलने से कुंडली अगर सेम रह जाती है तो क्या ही मतलब है उसे बिल्कुल, कुंडली आप में। बात कर रहे हैं कि आज का दौर जो आज है का ना, दौर, आज के तो ज्योतिष। आज के दौर से मेरी एक और बात पूछनी है आपको। जी। मैनिफेस्टेशन जी 11/11 आप देख लिया तो मैनिफेस्ट कर लीजिए, एंजल्स आपको सुन रहे हैं, यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच गया है, जी। ये होता है? देखिए ये जो एंजल्स सुन रहे हैं, दरअसल प्रकृति सुनती है बातों को। अच्छा। क्योंकि हमारे में ही हमारे कुल में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, पानी है, पानी की मेमोरी होती है, टेबल की मेमोरी होती है, वॉल की मेमोरी होती है, सबकी होती है। तो वो व्यक्त करती हैं चीज़ों को, वो बता सकती हैं चीज़ों को। उसमें जड़ का आत्मा होता है। कुछ ऐसे तंत्र हैं जिसमें इन चीज़ों से बात करने का भी शास्त्र में विधान आता है। लेकिन अब बात रही कि ये मैनिफेस्टेशन वाला जो मॉडर्न तरीका चल रहा है, एंजल सुन रहे हो, तो हो सकता है एंजल भूत हो। भूत को सुनाने का क्या मतलब है? लेकिन हाँ, मैं ये बताऊं कि हमारे दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, कहते हैं यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्व कामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो आप कामना करेंगे वो आपको प्राप्त होता है, ये निश्चित है। तो जो भी आप एनर्जीज अपने इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, कामना से छोड़ रहे हैं, या आपके मन में कोई थॉट आया है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने वाली है, आप वो समझ लो। जैसे अचानक से आपके मन में किसी शत्रु को लेकर विचार मन में आ जाए, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट होने का संभावना है, तो आप समझ लो कि कुछ ऐसा होगा, तो आप सतर्क रह जाएं। अगर आपके मन में अचानक आया कि नहीं खूब पैसा आने वाला लग रहा है, खूब चीज़ें एक्साइटिंग होने वाली हैं, तो वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं रियल टर्न लेने वाला है। तो ऐसे काम करती हैं क्योंकि पूरी प्रकृति एनर्जी पे टिकी हुई है। तो एनर्जीज हैं। लेकिन ये जो आजकल चल रहा है कि नहीं ये कर लो वो कर लो, वो बच्चों को कई बार हम कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर मंत्र कर दिया, अब अपने हाथ को ऐसे देखो देखो छोटा हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो ये वैसी चीज़ है, 11/11 देख लो, 12/12 देख लो। अभी 11/12 का क्या अस्तित्व है वो तो समझ ही नहीं आता। वो तो नंबर का जो अस्तित्व देखा जाए तो वो पार्टिकल्स में है, वो अलग अलग जगहों पर है, अस्तित्व है नंबर्स का। लेकिन ये जो हम लोग लिख लिख करके ये मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने भी रख के रखा हुआ वैसे। नहीं, आप अपनी चीज़ों को लिखो ना, आप अपने थॉट्स को लिखो, अपने बातों को लिखो, गणेश जी को चिट्ठी लिख दो, आप भगवान को सीधा परमेश्वर को लिख दो आप। क्योंकि देखो आपको शास्त्र में भूत को सिद्ध भी किया जाता है, प्रेत से भी लोग काम करवाते हैं, प्रकृति को लिख करके चीज़ों को देते हैं, उससे काम करवाते हैं, तो सब तो है। लेकिन अब रही बात कि आपके मन में कोई भाव है, आपने अपने भाव से कुछ कर दिया है, वो किया हुआ काम कर रहा है, वो नंबर्स का अस्तित्व काम नहीं कर रहा है, वो आपने भाव से कुछ किया है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ हम लोग इससे पूरा करेंगे, आपने किसी को वो चिट्ठी दी है। क्योंकि वो चिट्ठी लेने वाले वो उस भाषा को, हिंदी भाषा को, इंग्लिश भाषा को नहीं पढ़ते हैं, वो आपके भाव को पढ़ते हैं कि आपने किस भाव से। क्योंकि कई बार आप खाना बनाना शुरू करो, तो आप खाना बनाते हो अपने घर पे कभी? जी, बनाती हाँ, तो आप देखोगे कि मन जब चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ है, तो वही खाने का उसी मात्रा में सब कुछ आप डालोगे, टेस्ट अलग रहेगा। और अच्छे मन से बनाओगे तो टेस्ट बिल्कुल अलग रहेगा। तो वो भाव की बात है, वो भाषा प्रकृति नहीं समझती, प्रकृति भाव समझती है। 2026 का ऐसा एक्सक्लूसिव भविष्यवाणी जो आपको भी डराती है कि ऐसा हो गया तो? वही 28 जनवरी से 27 फरवरी वाला प्लेन क्रैश का योग जो है। अच्छा। हाँ। और ये आपको लग रहा होना तय है? हाँ, ये संभावना तो बहुत है। और इसके लिए जो आपने कहा है कि आप टिकट मत कराइए? हाँ, आप लोग टिकट कैंसिल करवाइए, आप उस समय फ्लाइट से यात्रा ना करें, आप थोड़ा सा यात्रा पे विलम्ब लगाएं, ना जाएं, ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें इस फेज़ में, घर पे बैठें, परिवार के बीच में बैठें, वो ठीक है। और कुछ अच्छा होने वाला है 2026 में? 26 में अच्छा तो निजी राशियों के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो भारत के अगर हिसाब से देखा जाए तो 2026 जो है वो भारत को बुद्धादित्य योग लेकर के आ रहा है। और बुद्धादित्य योग का फल भारत पे अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत एक प्रकार से गुरु की भूमिका निभाएगा। लेकिन वहीं पर भारत के जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस हैं उसका नकारात्मक प्रभाव भारत के भविष्य के ऊपर पड़ेगा 2026 में। नकारात्मक इस प्रकार से पड़ेगा कि भारत को मान हानि का सामना भी करना पड़ेगा, यानी भारत को किसी प्रकार से भारतीय जो जियोपॉलिटिकल जो दौर है उसमें किसी प्रकार का इंसल्ट होगा भारत का। तो इस प्रकार का भी योग आता है। ये युद्ध के दौरान भी हो सकता है?
अब ये, हाँ, ये हो सकता है 2026 का ये पूर्ण प्रतिफल है। तो सोच समझ करके फैसले लिए जाएं, अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डिसीजन सोच समझ के लिए जाए तो ठीक रहेगा। अच्छा, आप बिग बॉस देखते हैं? नहीं, मैं देखता नहीं। नहीं देखते, फॉलो नहीं करते किसी को? नहीं, फॉलो नहीं करता। अच्छा, मैं बिग बॉस से जुड़ा हुआ एक सवाल प्रेडिक्शन हाँ। उसके भी करवा लेती हूँ। बिग बॉस में एक आपकी कम्युनिटी की लड़की गई है जो अपने आप मेरे कम्युनिटी की नहीं है तान्या मित्तल में, अभी हमारी डिस्कस हुई थी। तो वो देखिए, अभी क्या है ना कि आप मानते हैं उनको स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर? स्पिरिचुअल तो नहीं, लेकिन एक कहते हैं ना, उबरे अंत न होए निबाहु काल नेमी जी में रावण आहु। काल नेमी बन करके रावण आया था। तो वैसी बात है, यहाँ पे आप साधु के वेशभूषा में आप जाते हो कहीं पर, या कुछ वेशभूषा में जाते हो, अंदर क्या है जो चीज़ें हैं बाद में धीरे धीरे स्पष्ट होती हैं। मतलब प्रकृति तो स्पष्ट कर ही देती है चीज़ों को। तो अगर आप क्योंकि देखते नहीं हैं तो आप नहीं बता सकते कि बता सकता हूँ मैं, हाँ, मतलब मैं नाम ले लूँ? क्रिकेट भी नहीं देखता, लेकिन क्रिकेट के ऊपर हाँ, प्रेडिक्शन मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ, है ना? आप सवाल पूछिए। तो तान्या मित्तल जीतती हुई नजर आ रही है? नहीं, तान्या मित्तल जीतती हुई नजर नहीं आ रही। गौरव खन्ना? गौरव खन्ना नहीं। नेक्स्ट। अभिषेक? नहीं। नेक्स्ट। अमाल मलिक, जो मुझे लगता है कि यही होंगे टॉप में। अमार मलिक इस बार के बिग बॉस में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तान्या मित्तल, अभिषेक हारते हुए नजर आ रहे हैं। वाह, एक बार इसको जरा दमदार आवाज में बोल दीजिए जैसे आप बोलते हैं। ठीक है, बिग बॉस सीजन 19 के लिए ये प्रेडिक्शन है कि इस बार अमार मलिक जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तान्या मित्तल, अभिषेक हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन का करने का जो आज हमारा डेट है, हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 अक्टूबर 2025 को। तो कल को जब आप इसे रील में कोट करते हैं तो इस रेफरेंस को आप जरूर याद रखिएगा। तो भाई देखिए, इतने महीने पहले अभी आधा सीजन पूरा बचा हुआ है और उससे पहले प्रिडिक्शन इन्होंने कर ली है। और ये प्रिडिक्शन जिस तरह से इनका रिकॉर्ड रहा है कि सारी प्रिडिक्शंस जो ये करते हैं तारीख के हिसाब से वो सही होती हैं। तो देखते हैं कि ये प्रिडिक्शन कितनी, इसलिए मैं लाइव टेस्ट ले लेती हूँ यार, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन हाँ, आप मतलब ये इसको कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जिस उम्र में आपके पास इतना ज्ञान है कि आपको किसी ने बताया था कि आप ज्योतिषी बनेंगे, साइंस छोड़ के आपने ज्योतिषी देखिए, मेरे नाना लगते थे, पर नाना कह सकते हैं उनको। तो वो उन्होंने जब मेरी कुंडली बनाई थी, जब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, तो कुंडली में लिखा था वैज्ञानिक प्रतिभा का होगा लेकिन ज्योतिषी बनेगा। लेकिन जब मेरी एजुकेशन हो रही थी, मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आदि के लिए जब तैयार किया गया था, जैसे आपने शुरुआत में देखा कि मैंने सारे रेफरेंसेस साइंटिफिक दिए हैं, तो कोल्ड फ्यूजन इस आदि पे रिसर्च था मेरा पहले। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मेरा भी लगा था कि नहीं, ज्योतिषी तो कहीं से नहीं होने वाला मैं। लेकिन समय का जो गति है, मेरा जो इंटरेस्ट है, जैसे मैंने कहा ना कि साइंस अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप धर्मशास्त्र पढ़िए। जब आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे तो आपको फिर उधर से निकलने का मन नहीं करेगा। तो जब आप धर्मशास्त्र में जाओगे तो फिर आपको ये जो नॉर्मल वर्ल्ड वाले जितने काम हैं उसमें भी रुचि नहीं आएगी। फिर आपको इंटरेस्ट आएगा कि इससे रिलेटेड कुछ आप रहें, इसमें ही आप किसी तरह रमे रहें, फिर आप इसको और पढ़ते जाएं। क्योंकि साइंटिस्ट को सैलरी आती है तभी वो साइंटिस्ट होते हैं। तो आपने जब हम शुरू में मिले तो आपने मेरे से ये भी पूछा कि आपने पुराण पढ़े हैं, तो आपने जी। शिव पुराण का एक उदाहरण भी दिया, बड़ा जी, खूबसूरत सा। और मैंने आपसे बोला कि मैंने टैटू बनवाया, वो बनवाना चाहिए, आपने कहा नहीं बनवाना चाहिए। जी। टैटू आपने भी बनवाया है, जी। तो आपने किस कारण बनाया है? देखिए, टैटू बनाने का मूल कारण ये होता है कि हमारे धर्मशास्त्र में टैटू बनवाने का नियम है, टैटू बनवाना चाहिए। वो इसलिए बनवाना चाहिए कि कहते हैं कि जब आपके शरीर की गति होती है तो आपके माता से आपकी जो आत्मा है वो ऊपर के लोकों में मिल जाती है जाकर के, यानी माँ और बेटे का वापस पुनः मिलन होने का योग बनाता है टैटू बनाने से। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि साक्षात भगवान जिनको पूजा जाए उनका टैटू अगर आप बनाते हैं तो आपको वॉशरूम भी जाना है और आप शुद्ध अशुद्ध दोनों अवस्थाएं में रहते हैं। तो उस प्रकार की जब अवस्था होगी तो मन में एक बार जरूर आएगा कि भगवान का अपमान हो रहा है। तो इसलिए भगवान की टैटू नहीं बनवाते लोग, उसमें माँ लिखवा लेते हैं या कुछ ऐसा लिखवा लेते हैं, छोटा टैटू बनवा लेते हैं, बड़ा बनवा लेते हैं। लेकिन भगवान के प्रतीक आप किसी प्रकार रख सकते हैं, लेकिन साक्षात भगवान को, किसी मंत्र को ऐसे टैटू में अंकित नहीं करना चाहिए जिसमें भगवान का अपमान ऐसा महसूस हो कि अपमान हो रहा है। अच्छा, शिव जी को लेकर कुछ आप मतलब, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत मतलब मानती हूँ, मैं शिव जी को कितना मानती हूँ पता नहीं मुझे, लेकिन मैं हाँ बनारस जाना मुझे बहुत पसंद है। कोई ऐसी चीज़ हमारे दर्शकों को शिव जी को लेकर बताएंगे जो प्रेरणा स्रोत हो, प्रेरणादायक हो, सनातन को समझने का मौका मिले? देखिए, परिवार को संयोजित करके अगर रखने वाले कोई देवता हैं तो वो भगवान शंकर हैं। उनसे हम इस प्रकार सीख सकते हैं कि प्रकृति का, यानी समाज के साथ आपका जो बैलेंस है वो, और परिवार में आपका जो बैलेंस है वो कैसा रहना चाहिए, तो वो शंकर जी से हम सीखते हैं। आप देखिए, उनके मस्तक पे जो त्रिपुंड है
वो जो भस्म उनके शरीर पे पूरा लगा है, वो ओल्ड मेमोरीज है जो वो कैरी कर रहे हैं। ओल्ड मेमोरीज कैसे वे में? तो भस्म के रूप में। वो मेमोरीज का जो अस्तित्व है केवल राख के जैसा है, जो उनके पूरे शरीर पे लगा है। यानी उनके शरीर का पूरा निर्माण ओल्ड मेमोरी से है। यानी जो आप हैं वो आप क्या थे उससे आप हैं आज। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए कि अपने परिवार में ही नंदी उनके वाहन है, और शेर बिल्कुल विपरीत माता भगवती का वाहन है। चूहा बिल्कुल विपरीत है, जिसपे भगवान श्री गणेश हाथी के रूप में विराजित हैं। तो ये चीज़ें आपस में देखा जाए तो विवादास्पद लगती हैं। एक 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 परिवार में, एक टीम में अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं, लेकिन उसको संयोजित करके अगर कोई रखे, एक साथ चले, तो वो शिव परिवार। तो शंकर जी से हम यही सीखते हैं कि हम कई बार ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे घर में हमारा हस्बैंड ऐसा हो, हमारी वाइफ ऐसी रहे, हमारा बच्चा ऐसा रहे, तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन अलग अलग विचारधारा एक ही घर में पनपती है। मेरे घर का उदाहरण अगर मैं देता हूँ, तो मेरे पिताजी शाक्त परंपरा के हैं, मेरे दादाजी शाक्त परंपरा के हैं, मैं शैव हूँ, मेरे माताजी वैष्णव हैं। तो एक ही घर में आप अलग अलग परंपरा, अलग अलग संप्रदाय देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर का परिवार होता है। अच्छा, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुन के ना कभी कभी गुस्सा भी आता है और कई बार प्रश्न भी उठता है, क्योंकि आप लोग जानकार हैं, हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक बड़ी सारी चीज़ें लोग बोलते हैं रावण को लेकर कि रावण ने सीता को छुआ नहीं, और आज के दौर से जोड़ते हैं जो लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो क्या ये सत्य है? देखिए, कल्प भेद है इसमें। कल्प भेद क्या है कि रामायण के कई सारे संस्करण हैं, और अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से रामायण घटे हैं। अब कल्प भेदानुसार आपको इस प्रकार की भी कहानी मिलती है और दूसरे प्रकार की भी मिलती है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए जैसे सीता माता को, तो सीता माता साक्षात भगवती हैं, और भगवती को जो है स्पर्श करने की शक्ति रावण में नहीं थी। इसका एक उदाहरण मिलता है आपको कि एक बार ब्रह्म भोजन था, वहाँ पर माता सीता भी थी, और कई सारे संत समाज सब थे। तो उस भोजन के समय में एक तिनका छोटा सा उड़ करके माता सीता दशरथ जी के भोजन में आके गिर जाता है। तो माता सीता की दृष्टि उस पर पड़ जाती है, और वो जो तिनका होता है वहीं भस्म हो जाता है। यानी कि माता सीता की एक दृष्टि से ही कोई व्यक्ति, कोई जातक जो है वो भस्म हो जाता है। रावण ने एक काम कर रखा था कि माँ भवानी का रावण बहुत बड़ा उपासक भी था, वो उतना बड़ा ज्ञानी था, उतना जानकार व्यक्ति था, तो भवानी का उपासक था। तो भवानी को उन्होंने अपने महल में ही उन्होंने स्थान दे रखा था भगवती को। तो जब हनुमान जी जब वहाँ पे पहुँचते हैं, तो हनुमान जी जाकर के आज्ञा देते हैं भवानी से कि आप अपने स्थान पर लौट जाइए। तो जब तक वहाँ पर भगवती की सत्ता थी, तब तक रावण जो है वो उसको कोई हिला नहीं सकता था, रावण को। और जहाँ तक सीता माता को स्पर्श करने की बात है, तो उसने सीता माता को स्पर्श वो नहीं कर पाया था। वो आग्रह जरूर करता था कि तुम हमारे सानिध्य में आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा। लेकिन रावण को ये बात अंदर से भली भांति पता थी कि क्या वो काल का स्वरूप है जो मुझे और मेरे पूरे कुल खानदान को एक प्रकार से एक अच्छी गति प्रदान कर देगा। यानी कि जिस कुल में उसका जन्म हुआ, राक्षसी कुल में जिस प्रकार से रावण का जन्म हुआ, वो एक अच्छी गति को प्राप्त करने के लिए उसने ये सारे जो कृत्य हैं, ये जो कालखंड की जो सारी घटनाएं हैं, उसको रावण ने करा। लेकिन ये बात का आपको बिल्कुल वर्णन मिलता है देवी भागवत में। ये वाली कहानी जो मैंने बताई, माँ भगवती को स्थान दिया हुआ था, ये वाली कहानी देवी भागवत में अंकित भी है कि रावण ने स्पर्श नहीं किया था माँ भगवती को, यानी सीता माता को। आग्रह जरूर करता था। तो भगवती की इच्छा थी कि वो रावण के साथ में उसके महल में जाए। भगवती की भी कहीं ना कहीं वो इच्छा थी, और जाकर के, क्योंकि वो माँ के रूप में वहाँ पर गई थी। वो कहानी का जो स्वरूप है, क्योंकि जब कहानियाँ रची जाती हैं तो उसे अलग अलग दृष्टिकोण देने के लिए अलग अलग प्रकार से रचा जाता है। आप भिन्न भिन्न शास्त्र पढ़ोगे तो कहानियों का पूर्ण निचोड़ आपको दिखाई पड़ता है। तो रामायण से एक अलग आपको दृष्टिकोण दिखाई देगा, भगवत देवी भागवत से अलग दृष्टिकोण रामायण का दिखाई देगा, और सभी पढ़ना चाहिए। और मैं कहूँगा कि गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए। शास्त्र लोग आजकल किताब के रूप में खुद उठा के पढ़ते हैं, वो गलत है। क्योंकि वही पढ़ करके अभी एक विवाद हो गया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला। तो वो जो विवाद हुआ था वो भी इसीलिए हुआ। आप खुद शास्त्र पढ़ेंगे, खुद ही कुछ भी मतलब निकालेंगे, है ना। तो हर शब्द का कई सारा मतलब होता है, और वो मतलब आप तभी समझ सकते हैं जब गुरु आपको जो है उसका जो मतलब बताएं। खुद से पढ़ते हैं तो खुद गड़बड़ होता है। इसी को लेकर के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, छुआ था नहीं छुआ था, तो कोई इसका जो स्वरूप है वो नहीं छुआ था। अच्छा, जैसे आपने पहले भी कहा कि संत में फर्क है और तमाम चीजें आपने बोली,
आजकल इतने ज़्यादा हम लोग चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, कई ऐसे हैं जो कथावाचक बने हुए हैं। हुँ, क्या आपको लगता है कि ये जो दौड़ लगी हुई है हुँ, कथावाचकों की, ये हुँ, हमारे सनातन के लिए सही है? हालाँकि आपने ये भी कहा कि आप किसको मानते हैं, ये आप पे निर्भर करता है हुँ, कि आप किसके विचारों से सहमत हैं। हुँ। लेकिन इतनी सारी दौड़ जो लगी हुई है, क्या ये भी विवाद पैदा नहीं कर रहा है? पूर्ण रूप से अगर देखा जाए ना तो हमारे धर्म में किसको कितना ज्ञान है उसको क्वालिफाई करने का कोई ऐसा सेगमेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा धर्म किसी एक किताब पे चलता नहीं है। अब यहाँ पर बात रही कि कथा वाचने का एक नियम होता है कि एक एक जातक को उस ग्रंथ का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसके दिमाग में वो चीज़ दबी होनी चाहिए, उसका वर्ण क्या होना चाहिए वो तक उसमें है, क्या तरीका है कथा सुनने का, क्या तरीका है कथा करने का, वो सब है। हुँ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, अगर उस तरह की मापदंडों पर खरा उतरता है, तो बिल्कुल वो कथा करने का अधिकारी। और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि लोगों में ये जो होड़ लग रही है कथावाचक बनने की, हुँ। तो जितना लोग कथावाचक बनेंगे, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में हमारे जनता है जो कि धर्मांतरण की तरफ जा रही है, और वो धर्मांतरण को एक अच्छे से रोकेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथावाचक तभी बन रहे हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अब जब लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पंडालें बिल्कुल भर जा रही हैं, और अगर अच्छे कथावाचक निकल करके आते समय के साथ और भी लोग ट्रेन होंगे, तो अच्छी बात है। कथावाचक सभी को बनना चाहिए, कम उम्र से ही कथावाचक के लिए ट्राई करना चाहिए। मैंने ये देखा कि बहुत लोग हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए केवल प्रयत्न करते हैं, बस दो ही फील्ड, डॉक्टर इंजीनियर चल रहा है। कोई अपने बच्चों को कथावाचक नहीं, कोई अगर कमजोर बच्चा है पढ़ने में तो उससे जाकर के कथावाचक, कोई बीमारी से कोई ग्रस्त बच्चा है उसको कथावाचक बना रहे हैं लोग। लेकिन जो अच्छी बुद्धि वाला है, तेज बुद्धि का बच्चा है, उसकी आवश्यकता है। यहाँ पे शंकराचार्य आदि पद पे जो बैठते हैं बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं। तो ऐसे, क्योंकि धर्म को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बहुत भारी समुदाय को पकड़ के रख सकें। अब आप ही देखो कि साइंटिफिक बैकग्राउंड रखते हुए मैंने जो है ना ये वाला जो फील्ड लिया कि मैं जन समुदाय को इन्फ्लुएंस करूंगा स्पिरिचुअली, तो ये करूंगा, इसलिए करूंगा कि मुझे साइंस के पकड़ में यूथ से ज़्यादा कनेक्ट हो पाता हूँ। तो इसी प्रकार से चाहिए हमें, हमारे देश को और हमारे धर्म को के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो कभी एक किताब पे बैठेगा नहीं आकर के, वो पूरा विस्तृत है। तो नए नए गुरु परंपरा बनेंगे, संप्रदाय होता रहा है हमेशा। कथावाचकों की बात भी होगी, प्रेडिक्शंस की बात भी हो गई। 2026 में क्या अर्थक्वेक जैसी स्थिति भी बन सकती है? देखिए 2026 में एक अर्थक्वेक की स्थिति बन रही है। अभी अभी मैंने एक प्रिडिक्शन किया है इधर, 21 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2025 अच्छा, यही। ईस्टर्न एशिया वाले जो साइड है, एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा। इस प्रकार का योग आता है, उसमें जनहानि होगी और काफ़ी लोग उसमें जो है प्राण गंवा सकते हैं। इस प्रकार का योग आता है, जनक्षति का भारी मात्रा में भूकंप से जनक्षति का योग आता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, इसका प्रभाव कम हो सकता है क्या कि देखिए जितने लोगों की जैसे मैंने कहा कि जो आयु आपकी तय है वो आयु आपको जीना है। तो अब जिसकी जो आयु तय है उतना आयु वो जिएंगे। लेकिन अब जहाँ तक बात रही कि आप प्रिकॉशन रख सकते हैं, अब आपको ये बातें पता हैं, तो थोड़ा सा जो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जाकर के आप अपने होटल्स बुक करें। जैसे आप टूरिज्म पे गए हैं तो वैसे जगह पे रहें जहाँ जो अर्थक्वेक प्रूफ है। अब क्या है कि ये 21 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर का समय है, एक महीने का एक टाइम फ्रेम है। तो उतना तो आप किसी ऐसे जगह जा सकते हैं जो वहाँ पर ना स्थित हो, यानी ईस्टर्न एशिया का पार्ट है, थोड़ा सा दूर आ जाइए। अब जैसे 25 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर आएगा, लोग भागते हैं पहाड़ों की तरफ या फिर गोवा वगैरह में वेकेशंस के लिए कि भाई 25 से 31 तक की छुट्टी ले ली। क्या उस बीच भी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे लोगों को बचना चाहिए? 21 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच में पहाड़ों वाली यात्रा ना करें, भारत में खास करके। उसमें भूस्खलन का बड़ा भारी योग आता है। तो जो लोग पहाड़ पे जाने वाले हैं 21 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच में पहाड़ की यात्रा अपनी कैंसिल कर दें। थोड़ा सा घर में बैठें या आप सी साइड चले जाएं, वहाँ पे सेफ रहेगा। उधर भूस्खलन हो सकता है, ये बात भारी से भारी मात्रा में आप शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप में जा करके डालें, क्योंकि कोई भी हो सकता है ना यात्रा का ऐसा प्लान बना रहा हो, कोई बच्चा ही आपका बना रहा हो प्लान, अचानक से निकल जाए पहाड़ों में, तो वो उस समय थोड़ा सा परहेज आपको रखना है। इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें। अब इसमें आप सोचेंगे कि अपना हमारा भला है, नहीं आपका भला है इसमें, क्योंकि आपके बच्चे बच सकते हैं उसमें। वो एक और बड़ा जो मैं घटना छुट्टी है। की बात कर रही हूँ, ये जो लास्ट के वीक में लोग छुट्टियां लेते हैं घूमने के लिए, देखिए उस
उस समय 20 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में हम्म। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ना जाएं आप ट्रैवल करने के अच्छा। लिए। और जहाँ तक बात रही कि वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए ना जाएं, जो अब्रॉड जाते हैं खास करके यूरोप ना जाएं आप, स्विट्जरलैंड वगैरह ट्रैवल करने ना जाएं। थोड़ा सा आपको अगर ट्रैवल करना है उस ड्यूरेशन में आप फिर से उधर आप सिंगापुर जा सकते हैं, चाइना चले जाइए। अच्छा, अब मेरा सवाल ये भी है, इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो करेगा? जो हम सुपर पावर बोलते हैं, सुपर पावर बनेगा 2026 में, वैसे कोई आसार लग रहे हैं? देखिए, अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल पावर जो है इस बार कंसल्टेंसी एजेंसीज लेके जाएंगी 2026 में। मतलब फाइनेंस जो है इस बार कंसल्टेंट्स संभालने वाले हैं। अच्छा। डिप्लोमेट्स के लिए बढ़िया रहने वाला है। तो एक प्रकार से हाँ, वो पावर स्थापित करता हुआ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल डिसीजंस ऐसे हैं जिसका ऐसा प्रभाव भी पड़ेगा कि भारत को लज्जित होना पड़े। लज्जित होने वाला भी योग है, लेकिन इसमें एक प्रकार से सुपर पावर बनता हुआ जो आसार है वो दिखाई पड़ता है। एक प्रकार से नेतृत्व करने वाला है। हो सकता है कि कुछ देशों में जो युद्ध चल रहे हैं उसमें भारत नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा, और वो नेतृत्व एक प्रकार से गुरु की भूमिका वहाँ पे निभाएगा। चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग है, दसम भाव में इस बार जो है बृहस्पति पीड़ित है। इसका ही प्रतिफल है कन्या लग्न और वृषभ राशि का ये जो 2026 वर्ष है। पीओके कब आएगा? पीओके को लेकर के अभी मोदी जी को काम नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा सा उसका असर अभी कमजोर दिखाई पड़ता है। अभी करना चाहिए गोरक्षा अधिनियम के ऊपर, क्योंकि गाय का जब तक एक बूंद भी रक्त हमारी धरा पे गिरेगा भारत का विभाजन होता रहेगा। तो गाय का रक्त, क्योंकि भारत अभी टॉप एक्सपोर्टर्स में से एक है गाय का गोमांस एक्सपोर्ट करने में, इसको रोकना चाहिए। क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो तब आएगा जब आपकी माता सुरक्षित होगी। अच्छा, किसी के जीवन में सक्सेस आ ही नहीं रहा, मेहनत की जा रही है पर नहीं आ रहा, उसके पीछे के चलिए, अब वो तो आप कुंडली देख के बता सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय हैं? अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं आ रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा उपाय है जिससे आप सक्सेस पा सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि अपने जेब में आप कपूर और एक सफ़ेद रुमाल, यानी सफ़ेद रुमाल में थोड़ा सा कपूर आप बांध करके अपनी जेब में अवश्य रखें, एक छोटी सी पोटली बना करके। ये क्या करेगा कि जीवन में आपके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। और सक्सेस के लिए आप शुक्रवार के दिन 2 इत्र की बॉटल कर देंगे और इसे जाकर के देवी माता के मंदिर में उनके चरण पे चढ़ाएंगे। एक बॉटल उनके श्रृंगार के लिए छोड़ देंगे और एक बॉटल लेकर के घर आ जाएंगे। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे खड़े हो जाएंगे, इत्र की बॉटल को लेकर के, और इत्र का ढक्कन ऐसे खोल देंगे। मंत्र बोलना है, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरि प्रिया, बोल करके ढक्कन खोलेंगे और ईशान कोण में उसे खुला छोड़ देंगे। ऐसा प्रत्येक शुक्रवार आप किया करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और नए नए आसार आने लग जाएंगे। और किसी की नौकरी नहीं मिल रही? देखिए, नौकरी के लिए जो कार्यभार है उसका एक बड़ा अच्छा उपाय है कि अगर आप नौकरी प्राप्त करने के अपॉर्चुनिटीज़ को हिट करना चाहते हैं तो शनिवार की रात को जो तेल में छान करके जो हम लोग समोसा बनाते हैं, समोसा ट्रायंगुलर होता है, मंगल का प्रतिनिधित्व, शुक्र का और शनि का, तीनों का सामंजस्य है समोसे में। तो जो लोग लेबर क्लास लोग हैं, जो लेबर का वर्क करते हैं, रोड साइड काम करते हैं, ऐसे लोगों को जाकर के आप वो समोसा शनिवार की रात में आप खिला दें। ये नित्य शनिवार आप करते रहेंगे। आप हो सकता है 2-3 शनिवार करते करते आप देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। अच्छा, ये भी प्रभाव डालता है, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने या बाल नहीं धोने या कपड़े नहीं धोने, क्या ये भी प्रभाव डालता है आपकी किस्मत पर? या इसका बिल्कुल साइंटिफिक बिल्कुल डालता है। मैं बताता हूँ इसके पीछे भी श्लोक है। कहते हैं कि रवि पुष्पा गुरु दुर्वा भौमवारे च मृत्तिका गौमायु शुक्रवारम च तैलाभ्याम दोषो न विद्यते। तो इसमें श्लोक है कि रविवार को पुष्प डाल के तेल लगाना चाहिए, ऐसे लगाते हैं तो आपके कांति का क्षय होता है। सोमवार को तेल आप लगाते हैं तो आपके यश में वृद्धि, यानी मान सम्मान आपका बढ़ता है। मंगलवार को अगर आप तेल लगाएं तो थोड़ा सा उसमें मिट्टी डाल दें, अन्यथा आपके रोग में वृद्धि होने लग जाती है। शरीर में हड्डी संबंधित और नेत्र और दांत संबंधित रोग होने लग जाते हैं। बुधवार को अगर आप तेल लगाते हैं तो वो बड़ा शुभ होता है, आपके जीवन में धन आकर्षण करेगा। बुधवार को तेल लगाना है। बृहस्पतिवार को तेल नहीं लगाना है। नॉर्मली अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा दूर्वा डाल दे, उसमें जो दूर्वा घास होती है वो छोटा सा तोड़ करके तेल में डाल देंगे तो उससे तेल का वो दोष हट जाएगा। शुक्रवार को थोड़ा सा गाय का गोबर या फिर थोड़ा सा गोमूत्र उसमें डाल देना चाहिए तेल में, और फिर तेल लगाना चाहिए। 1 बूंद ही डाले, गंध ना आए उससे। तो वैसा अगर डाल करके लगाते हैं तो वो अच्छा रहता है। अन्यथा शुक्रवार को तेल लगाने से मस्तक पे धन की क्षति होती है। शनिवार को तेल लगाते हैं तो आपका आरोग्य आपको प्राप्त होता है, यानी रोग से आपको मुक्ति प्रदान होती है। रविवार को तो मैंने कहा कांति, तो ये एक नियम है, शास्त्रोक्त नियम है, हमारे आचार्य संहिता में है और हमारे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि आपके साथ पॉडकास्ट करूं और सौभाग्य है मेरा कि आपके साथ मुलाकात भी हुई और आपसे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। और ये किताब मैं ज़रूर पढ़ूंगी और जी। दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि किताब ये ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? हाँ, किताब ऑनलाइन है ये। हाँ, हाँ, किताब आप ऑनलाइन ले सकते हैं और इस किताब में आपके जो तमाम शंकाएँ होती हैं ना, भविष्यवाणियों को लेकर या फिर ज्योतिष को लेकर, विज्ञान को लेकर, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। जी। और आप इनके यूट्यूब पेज पर भी जा सकते हैं। सुमिताचार्य जी के नाम आप सिर्फ सुमिताचार्य जी लिखो, आपको ढेर सारी रील्स भी मिल जाएँगी, ढेर सारे पॉडकास्ट मिल जाएँगे, ढेर सारे इनके पेज के वीडियोज़ भी मिल जाएँगे। आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत और धन्यवाद। हाँ, और उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे जी। और ये पॉडकास्ट ढेर सारे व्यूज़ लेकर आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए अच्छे-अच्छे वाले। कमेंट्स में अपनी-अपनी राशि लिखिएगा। हाँ, राशि लिखिएगा मैं और देखता हूँ बताइए। क्या-क्या राशि है। कुछ लोगों को कमेंट में रिप्लाई करूँगा राशि का फल बिल्कुल। आपका। तो देखिए, मुफ्त में आपको जानकारी मिल रही है, साथ में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहिए क्या? बाय। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.